सभी श्रोताओं को और हमारे आज के वक्ता प्रोफेसर अपूर्वानंद जी को आज के व्याख्यान में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज का व्याख्यान शक्ति अभियान के द्वारा आयोजित किया गया है, जिसका उद्देश्य है कि पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस और उनके बारे में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बात कर सकें और समझ सकें। व्याख्यान शुरू करने से पहले मैं जुड़े सारे साथी को शक्ति अभियान के बारे में बताना चाहूंगी। शक्ति अभियान ये आईवाईसी का एक अभियान है जो कि महिला राजनीति या यूं कहे कि महिलावादी राजनीति के विचार को केंद्र में रखकर शुरू किया गया अभियान है। यूं तो हम देखें कि 50% हम लोग जनसंख्या है इस देश के, लेकिन जहां पर भी हक और हिस्सेदारी की बात आती है, निर्णय प्रक्रिया की बात आती है, तो वहां पर 10 से 12% में हम लोग सिमट कर रह जाते हैं। तो इसका सामना कैसे किया जा सके या इसके लिए ऐसा क्या मंच बनाया जा सके जहां पर निर्णय प्रक्रिया में महिलाएं हो, तो लोकल बॉडी से लेकर विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में महिलाओं की संख्या कैसी बढ़ाई जाए, निर्णय प्रक्रिया में महिलाएं कैसे आगे जाए, तो इस मोटा-मोटी उद्देश्य से इस अभियान को शुरू किया गया है। अ, हम देखते हैं कि महिला राजनीति को अगर खड़े करना है या किसी भी पॉलिटिकल सिनेरियो में हम जब लीडरशिप की बात करते हैं, तो अलग-अलग विषयों के बारे में जानना, समझना और विशेषकर हमारे इतिहास के बारे में। क्योंकि किसी ने बहुत खूब कहा है कि अच्छा भविष्य बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम अच्छा इतिहास जानें, समझें, पढ़ें और उससे सीखकर नए रास्ते बनाए जाएँ। इसी कोशिश में हमने यह श्रृंखला की शुरुआत की है, जिसका विषय है नेहरू के बारे में कैसे बात की जाए। आधुनिक भारत का निर्माता जिनको कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके बारे में जानना, समझना और उनसे सीखकर राजनीति में योगदान देना बहुत ज़रूरी है। देश की आज़ादी के लिए 9 साल जेल में रहा व्यक्तित्व हमारे देश के 17 साल पंत प्रधान रहे हैं और जिस तरह इस देश की पूरी बागडोर वह सँभालते हैं, वह हमें अचंभित करता है। शायद उनका योगदान आज भी हम सही मायने में नहीं समझ पाए हैं। उनके कार्य को समझने का प्रयास करना आज इस व्याख्यान से हम करते हैं। हम शक्ति अभियान के तहत इस व्याख्यान श्रृंखला को शुरू कर रहे हैं और हमें बहुत खुशी है कि यह हमारी पहली श्रृंखला है और पहले हमारे वक्ता अपूर्वानंद जी इसमें जुड़े हैं। अ, हम में से काफ़ी लोग ऑलमोस्ट लोग ऐसा मेरा पूर्वाग्रह है कि हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं औपचारिक तौर पर एक छोटा-सा परिचय अपूर्वानंद जी का देना चाहूँगी। डॉक्टर अपूर्वानंद जी दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अध्यापक है और हिंदी साहित्य में मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र के विकास में कार्य किया है। 1999 में आपको महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय में आमंत्रित किया गया था, जो भारत सरकार द्वारा स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय की शुरुआत शैक्षणिक रूपरेखा बनाने में आपने अहम किरदार निभाया है। अपूर्वानंद जी ने साहित्य आलोचना पर 2 किताबें भी लिखी है, जिसका नाम सुंदर का स्वर, स्वप्न और साहित्य का एकांत, जिसमें से कई निबंध हिंदी की सारी प्रमुख पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। शैक्षणिक और साहित्यिक लेखक के अलावा आप अखबारों और पत्रिकाओं में शिक्षा, संस्कृति, सांप्रदायिकता, हिंसाचार तथा मानव अधिकारों के विषय पर भी कॉलम लिखते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका। मैं आगे आपको हैंड ओवर करती हूँ कि हमारे सारे साथी आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं और मैं आपसे माफ़ी भी माँगना चाहूँगी कि 15 मिनट टेक्निकल इश्यू के कारण हम लोग लेट हो गए। लीडरशिप की जब हम परिकल्पना करते हैं और अच्छी लीडरशिप की परिकल्पना करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट भी इसमें मस्ट होता है। तो आज इस टेक्निकल इश्यू के कारण हमको भी काफ़ी चीज़ें सीखने मिली। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया गीता और श्रद्धा और भारतीय युवा कांग्रेस और शक्ति अभियान आज आज के दिन मुझे यह मौका देने के लिए कि हम आपस में इस विषय पर बात करें कि नेहरू जैसी शख्सियत पर आखिर बात कैसे की जानी चाहिए। यहाँ जितने भी आप लोग उपस्थित हैं, आप में से लगभग सारे ही लोग जितनी हैं यहाँ पर नेहरू के बारे में कुछ न कुछ हर कोई जानती हैं।
कुछ न कुछ, जैसे मैंने कहा कि इस मुल्क में जो भी है अ, उसकी ये समझ है कि वो कुछ लोगों के बारे में कुछ न कुछ उन्हें पता है। जैसे गांधी के बारे में कुछ न कुछ मालूम है या नेहरू के बारे में कुछ न कुछ मालूम है। मालूम हो या ना हो, हम सारे लोगों के मन में इनके बारे में अपने विचार हैं। जैसे गांधी के बारे में भी अपना विचार है, नेहरू के बारे में भी अपना विचार है। वे किस तरह के आदमी थे, किस तरह के शख्स थे, यह इसको लेकर अलग-अलग लोगों के अलग-अलग विचार हैं। जैसे कुछ लोग गांधी को महात्मा मानते हैं और कुछ लोग गांधी को दुरात्मा मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि गांधी ने देश को सही रास्ता दिखलाया और वह रास्ता दिखलाते हुए वो शहीद हुए, और कुछ लोगों का मानना है कि वे गांधी देश को गलत रास्ते पर ले जा रहे थे और उससे रोकने के लिए उन्हें गोली मारना ज़रूरी था, और इस तरह एक दुरात्मा का अंत किया गया। उनका अपना ख़्याल है। उसी तरह नेहरू के बारे में कई लोगों का ख़्याल है कि नेहरू आधुनिक भारत, जिस भारत में हम आजकल रह रहे हैं, उस भारत के निर्माताओं में से एक थे, बल्कि प्रमुख थे, और इसलिए प्रमुख थे कि वे अ, भारत के पहले प्रधानमंत्री भी थे। कई लोगों का ये विचार है कि इस तरह उन्होंने भारत को एक ऐसे रास्ते पर अ, रखा, अ, जो रास्ता भारत को दृढ़ बनाता है और एक अच्छा राष्ट्र बनाता है। लेकिन बहुत बहुत सारे लोगों का ये विचार है कि नेहरू ने भारत को गलत रास्ते पर रख दिया और उनको कमज़ोर कर दिया। अगर इन लोगों से ये पूछें, ज़्यादातर लोग, बल्कि हम लोग आपस में भी अगर बात करें कि आपका जो गांधी के बारे में ख़्याल है या नेहरू के बारे में ख़्याल है या पटेल के बारे में या किसी के भी बारे में, वह ख़्याल बना कैसे? कैसे आपने यह ख़्याल बनाया? क्योंकि ख़्याल बनाने के लिए, विचार बनाने के लिए जानकारी होना भी आवश्यक है कि आप क्या जानते हैं गांधी की ज़िंदगी के बारे में, गांधी के काम के बारे में, या नेहरू की ज़िंदगी के बारे में या नेहरू के काम के बारे में, और कैसे जानते हैं? तो मैंने अलग-अलग जगह ये प्रयोग किया है, जहाँ भी नेहरू या गांधी या इस तरह की शख्सियतों पर हम लोग बात करते हैं, जैसे सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह या कुछ भी। तो और मैंने ये पूछा है कि आपको पता कैसे चला? आपने ये विचार बनाया कैसे? किस आधार पे बनाया? किस जानकारी के आधार पर? अरे कहाँ से मिली आपको? तो मर्द तो है, लेकिन जानकारी कहाँ से मिली, ये वो ठीक-ठीक नहीं बता सकते हैं। उड़ते-उड़ते हवा में मिल गई। उन्होंने कोई बहुत कम लोग हैं जिन्होंने गांधी की एक किताब भी पूरी पढ़ी हो, या नेहरू की भी एक किताब पूरी पढ़ी हो, या उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ा, बहुत कम लोग हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर आप 100 लोगों से मिलेंगे तो उनमें 3-4 लोग ऐसे मिलेंगी जो कह सकेंगे कि हाँ, मेरी जानकारी का ये आधार है। तो मैं जो सिर्फ़ निवेदन करना चाहता हूँ वो यह, कि एक तरह से हमारा स्वभाव है, सामाजिक स्वभाव है, कि हम लोगों के बारे में, घटनाओं के बारे में हम अपना विचार व्यक्त करते हैं या विचार व्यक्त करती हैं। लेकिन हम इस बात के बारे में नहीं सोचते कभी भी कि अ, वह विचार व्यक्त करने का हमारे पास मजबूत आधार है कि नहीं, यानी मेरी जानकारियाँ सही हैं या नहीं हैं, यह हम सोचते। और यह सबसे पहली चीज़ है, किसी चीज़ के बारे में विचार बनाने के पहले जानकारी इकट्ठा करना, अपनी जानकारी की जाँच करना, और वह जाँच एक से ज़्यादा माध्यमों से करना कि कि जानकारी मुकम्मल है या नहीं। तो पहला तो यह तरीका है किसी व्यक्ति के विषय में बात करने की शुरुआत करने से पहले यह जानना। तो पहला प्रश्न यही उठेगा कि जवाहरलाल नेहरू के बारे में हम बात क्यों करें? आज क्यों बात करें? नेहरू को गुज़रे हुए 60 साल से ज़्यादा हो गए। 1964 में नेहरू गुज़रे थे। आज 2024 है, 60 साल हो गया। तो 60 साल बाद एक गुज़रे हुए आदमी पर हम क्यों बात करें? क्यों बात करें? इसका एक कारण तो बहुत स्पष्ट मिलता है कि हम
नेहरू पे बात करें या ना करें, कुछ लोग नेहरू पे लगातार बात कर रहे हैं, है ना? जैसे अभी ही जब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और हम आपस में बात कर रहे हैं, तो मैंने एक खबर पढ़ी कि भारत की जो संघीय सरकार है, उसको चलाने वाली जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, उसके मुखपत्र में यह निकला है, उसने छापा है कि गांधी के ने एक भारी गलती की थी। उन्होंने हिमालय के बराबर गलती की थी। एक पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर। तो ये अभी तुरंत जब हम यहाँ बैठे हुए हैं, तुरंत 2 मिनट पहले यह खबर छपी है। इसका मतलब हम और आप करें ना करें, लेकिन कुछ लोग नेहरू के बारे में बात कर रहे हैं। और कौन लोग नेहरू के बारे में सबसे ज़्यादा बात कर रहे हैं? अगर आप पिछले 10 वर्षों आजकल तो बहुत आसान है, अगर आप गूगल सर्च करेंगे, तो आप देखेंगे कि पिछले 10 वर्षों में जिस एक व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा बात की गई है, वो नेहरू हैं। लाखों लाख एंट्रीज़ आपको मिल जाएँगी नेहरू के बारे में। और अगर उनका भी विश्लेषण करेंगी, मैंने नहीं किया है बहुत सावधानी के साथ, लेकिन मैंने जो ऊपरी तौर पे देखा है, तो अगर उनका भी आप विश्लेषण करेंगी और उनमें भी निकालेंगे, तो देखेंगे ज़्यादातर बात नेहरू पर वे लोग कर रहे हैं जो नेहरू का विरोध कर रहे हैं। नेहरू को गलत ठहरा रहे हैं, नेहरू को हानिकारक ठहरा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि नेहरू ने भारत को बहुत नुकसान किया। जैसे अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्यों को पिछले 10 वर्ष में निकालेंगी, तो आप देखेंगे वो बार-बार नेहरू को याद करते हैं और वे इसलिए याद करते हैं कि वे नेहरू की आलोचना कर सकें। इसी प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी याद करता है, उस तरह भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता भी याद करते हैं और बाकी बुद्धिजीवी भी याद करते हैं। लेकिन उन सब का विश्लेषण आप करेंगी तो पाएंगी ज़्यादातर वे लोग नेहरू की बात कर रहे हैं जो नेहरू के का विरोध कर रहे हैं, जो नेहरू की आलोचना कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नेहरू ने देश के साथ बहुत ही गलत किया। और ये बहुत दिलचस्प बात है कि नेहरू को कौन जीवित रखे हुए है? नेहरू को जीवित वे रखे हुए हैं जो नेहरू खुद को नेहरू का विरोधी मानते हैं। और लेकिन नेहरू इसलिए जो सवाल हमने पहले पूछा था, वो सवाल क्या था कि हम किसी व्यक्ति के मृत्यु के 60 साल बाद, है ना? अगर आप दुनिया भर के देशों को देखें, जैसे आप अमेरिका को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, आप और भी दूसरे देशों को देखें, रूस को देख लीजिए या और भी दूसरे मुल्कों को देखिए और आप देखिए कि क्या कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु के नेता की मृत्यु के इतने वर्षों बाद भी वह व्यक्ति देश के बातचीत के केंद्र में बना हुआ है। यानी उसके चारों तरफ ये बात होती है, नेहरू ने ये गलत किया, नेहरू ने ये ठीक किया। आज हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था गलत खराब हो रही है, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है अगर नेहरू नहीं होते तो ठीक होती। अगर आज चीन ने कब्जा कर लिया है तो फिर नेहरू की बात की जाती है। कश्मीर में कुछ हो रहा है तो नेहरू की बात की जाती है। अगर हम हमारी प्राथमिक शिक्षा की बात हो रही है तो नेहरू की बात की जाती है। क्या दुनिया के किसी भी देश में इस तरह से बात करने का रिवाज है, तरीका है? आपको दिखलाई पड़ेगा नहीं है, प्राय नहीं है। मैंने कुछ खोजने की कोशिश की, मैंने देखा कि कोई इस तरह से बात नहीं करता। तो इससे एक बात यह भी पता चलती है कि खुद हम लोगों का जो तरीका है अपनी स्थिति के बारे में बात करने का, उस तरीके पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। क्योंकि हम आज जो कुछ भी हो रहा है, उस चीज़ के लिए 60 वर्ष पहले के एक व्यक्ति की चर्चा बार-बार कर रहे हैं कि वह व्यक्ति इसके लिए ज़िम्मेदार है। उस व्यक्ति ने इसको काम किया। तो सबसे पहली बात तो मैं ये करना चाहता हूँ कि बातचीत करने का ये जो तरीका है, वो बहुत दिलचस्प है। नेहरू के जो वारिस अपने आप को कहेंगे, आप में से ज़्यादातर लोग यहाँ जो इकट्ठा हैं, मेरी ये समझ है कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और उसके जो संगठन है भारतीय युवा कांग्रेस, उससे जुड़े हुए हैं और ये जो शक्ति अभियान है उससे जुड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस के करीब का संगठन है। तो अगर मैं पिछले 8 वर्षों में कांग्रेस के नेताओं के बयान देखूं, तो नेहरू का उतना नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि नेहरू को जैसे कांग्रेस भूल ही गई थी।
नेहरू का ज़िक्र नहीं होता था। गांधी का ज़िक्र ज़रूर होता था, नेहरू का ज़िक्र नहीं होता था। ने विचार क्या हैं, भारत के बारे में नेहरू का ख़्याल क्या है, यह तो कांग्रेस पार्टी ने जितना नेहरू का नाम नहीं लिया, उतना कांग्रेस पार्टी के विरोधियों ने या नेहरू के विरोधियों ने लिया। फिर अब हम ये देखें कि आखिर नेहरू का विरोध कौन कर रहा है और नेहरू का विरोध जो कर रहा है वो किस तरह कर रहा है। ये बहुत दिलचस्प आपको लगेगा हम सब लोगों को कि जो लोग नेहरू का विरोध कर रहे हैं वे गांधी की जय जयकार कर रहे हैं। जैसे आप नरेंद्र मोदी को देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी को देखेंगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देखेंगे और बहुत सारे लोगों को, यहाँ तक कि जो अपने आप को समाजवादी कहते हैं उनमें भी बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे और स्वतंत्र लोग जो नेहरू का तो विरोध करते हैं, गांधी की जय जयकार करते हैं और फिर वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि दरअसल गांधी सही थे, नेहरू गलत थे। और गांधी की सबसे बड़ी गलती ये थी, जैसा मैंने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी बयान जारी किया है उसके मुखपत्र ने, गांधी की सबसे बड़ी गलती जिंदगी की हुई नेहरू को प्रधानमंत्री बनाना, पटेल को बनाना चाहिए था, ये उनका ख्याल है। तो इस बात को भी हमें समझने की जरूरत है कि गांधी की तारीफ क्यों और नेहरू की आलोचना को क्यों एक ही साथ ये कैसे किया जा सकता है और क्या ये ठीक है। क्योंकि बहुत सारे विद्वान भी कहते हैं कि हाँ ये ठीक है, गांधी ठीक थे, नेहरू गलत थे और गांधी की अगर जिंदगी की कोई सबसे बड़ी गलती हुई तो वो नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चुनने की हुई। तो मैं ये सारे प्रश्न इसलिए उठा रहा हूँ कि नेहरू पर बात कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, उस हम समझें और उसका इरादा क्या है। तो जो नेहरू पर इस तरह से बात करते हैं, नेहरू का विरोध करते हुए, नेहरू को अपशब्द कहते हुए, नेहरू की ज़िंदगी में उनकी जो दिलचस्पी है वो कई कारणों से है। जैसे वो ये पता करने की कोशिश करते हैं कि नेहरू की कितनी और रिश्ते थे, नेहरू सिगरेट पीते थे कि नहीं, इस तरह की बातों में उनकी रुचि है। इससे भी उनके मानसिक स्तर का पता चलता है। जब हमेशा ये कहा जाता है कि जो लोगों की ज़िंदगी में ज़्यादा ताक-झाँक करते हैं और उनके विचारों पर बात नहीं करते हैं, उनका स्तर उससे पता चलता है ना? जिनकी दिलचस्पी इस बात में हो कि अ, यानी खाना-फूसी में और किसी की ज़िंदगी के ऐसे पहलुओं में, लेकिन जो उनके विचारों पर बात ना कर पाए, तो इसका मतलब उसका स्तर खुद बहुत नीचे है। तो और उसका उत्तर देने का बहुत फ़ायदा नहीं है। यह भी हमें समझना आवश्यक है। क्योंकि अ, एक तरीका ये चला हुआ है कि हम अ, ये जो नेहरू के बारे में बात की जाती है, तो हम उसका जवाब दें। नेहरू अ, के बारे में यह कहा गया तो हम उसका उत्तर दें। और उसका उत्तर दें तो फिर शायद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। जैसे अभी 2 दिन पहले कोई था कि उनसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, नेहरू तो नहीं लेकिन मोतीलाल नेहरू मुसलमान थे। यानी नेहरू एक नकली हिंदू थे या तुरंत बने हुए हिंदू थे। तो मैंने उनसे पूछा कि जिन्होंने भी ऐसा कहा और आलोचना में कहा, उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या उनको इस बात पर आपत्ति है कि अगर कोई मुसलमान है और वो हिंदू बन जाता है, तो भी आप क्या उसको गाली देते रहेंगे? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि किसी भी तरह मेरा कोई चारा नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 कि फ़र्ज़ कीजिए कि मैं मुसलमान हूँ ही, तो मुसलमान होना क्या बुरी बात है? और आप क्यों इस वजह से मेरी निंदा करेंगे, है ना? कि वो मुसलमान थे। तो वो मुसलमान थे इससे क्या साबित होता है? कुछ भी साबित नहीं होता। एक मुसलमान अच्छा व्यक्ति हो सकता है, एक हिंदू अच्छा व्यक्ति हो सकता है, एक मुसलमान खराब व्यक्ति हो सकता है, एक हिंदू खराब व्यक्ति हो सकता है। इससे तो कुछ साबित नहीं होता कि वो मुसलमान थे या हिंदू थे। तो हमें असल सिद्धांतों पर बात करनी चाहिए। और जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि हम ये देखें कि कौन लोग विरोध कर रहे हैं और क्यों विरोध कर रहे हैं। तो जो विरोध कर रहे हैं उनका सबसे बड़ा कारण नेहरू का विरोध कर नेहरू का एक विचार,
और वह विचार है भारत का विचार। वह विचार क्या है? वह विचार है कि भारत जितना हिंदुओं का है, उतना मुसलमानों का है, उतना सिखों का है, उतना ईसाइयों का है, उतना आदिवासियों का है, सबका है। भारत पर सबका बराबर का अधिकार है। अब ये जो नेहरू का विचार है कि भारत पर सबका बराबर का अधिकार है और भारत सबका बराबर है, एक। दूसरा नेहरू का विचार यह है कि भारत के बारे में कैसे बात की जाएगी, इसको लेकर कोई भी एक समुदाय दूसरे समुदाय पर अपना विचार नहीं ला देगा। जैसे हो सकता है आप में से जो लोग यहाँ मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोग चाहेंगी कि वे भारत माता की जय कहें, कह सकती हैं, लेकिन वे इस मीटिंग में मौजूद बाकी लोगों को मजबूर करें कि वे उनके साथ मिलकर भारत माता की जय का नारा लगाएं, तो यह गलत बात होगी। यह नेहरू का विचार था। इसका अर्थ यह हुआ कि हर व्यक्ति अपने ढंग से भारत के बारे में बात कर सकता है और आप अपनी भाषा, अपना तरीका किसी पर भी ला देंगे नहीं, किसी पर आरोपित नहीं करेंगे। ये सिर्फ नेहरू का विचार नहीं था, ये गांधी का विचार भी था। और नेहरू और गांधी में जो लोग अंतर करने की कोशिश करते हैं, उनको एक प्रश्न का उत्तर देना चाहिए। वो प्रश्न ये है कि आखिर आप गांधी को कहते हैं कि वो बहुत बड़े व्यक्ति थे, बहुत बड़ा दिमाग था उनका, महात्मा थे, लेकिन आप कहते हैं कि गांधी ने हिमालयन गलती, बहुत बड़ी गलती की, नेहरू को प्रधानमंत्री बनाकर। तो फिर गांधी को एक साथ आप इतना बड़ा व्यक्ति, और गांधी ने भारत के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला किया, अगर हम ये मान लें कि उन्होंने नेहरू को उत्तराधिकारी बनाया, तो एक व्यक्ति भारत का सबसे महत्वपूर्ण फैसला गलत कर देता है, फिर भी वो इतना महान कैसे बना रहता है? दोनों बातों पर विचार करना चाहिए। तो गांधी ने अगर नेहरू को अपना उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, तो काफी सोच समझ के बनाया। ये ध्यान रखिए कि गांधी के चारों तरफ बहुत सारे लोग थे नेहरू के साथ। गांधी के साथ राजगोपालाचारी थे, जिनको कहा जाता है कि उनकी मेधा, उनकी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण थी, बहुत ही इंटेलिजेंट आदमी थे। मौलाना आजाद थे, जो बहुत ही तीव्र बुद्धि के, मेधा के व्यक्ति थे। सरदार पटेल थे, जो गांधी के बहुत ही प्रिय थे। लेकिन उन सब में गांधी ने क्यों नेहरू को चुना होगा? इस बात पर कोई विचार नहीं करता। नेहरू को क्यों उन्होंने सबके ऊपर तरजीह दी? क्यों उन्होंने सोचा कि नेहरू रहेंगे भारत का नेतृत्व करने के लिए, स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने के लिए नेहरू सबसे उपयुक्त हैं? अब मैं एक प्रश्न आपसे करता हूं, मैं से जो चाहें माइक्रोफोन अपना ऑन करके, अगर ये सुविधा है, श्रद्धा या जो बाकी लोग इसको कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अगर वो आप अनम्यूट करें। मैं एक प्रश्न आपसे कर रहा हूं, गांधी ने तो नेहरू को चुना, लेकिन मेरा प्रश्न यह है कि अगर भगत सिंह रहते और भगत सिंह से ये प्रश्न किया जाता, मान लीजिए लोग कई बात करते हैं, जैसे पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था। जो लोग ये कहते हैं कि पटेल को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए था, वही लोग ये कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस को भारत का नेतृत्व करना चाहिए था, है ना? और भारत का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, बोस ने नहीं किया और पटेल ने नहीं किया, बल्कि नेहरू ने किया। तो आप लोग बस, मैं जो प्रश्न कर रहा हूं, बिना उस पर बहुत समय दिए हुए अगर उसका उत्तर दे सकें, जो भी उत्तर देना चाहे चार लोग, कि अगर यह प्रश्न भगत सिंह से किया जाता कि आपको सुभाष बोस और नेहरू में चुनना है, आप किसे चुनेंगे, तो भगत सिंह क्या उत्तर? पूर्वानंद जी ने हम सबको सवाल पूछा है, तो विनीत मिश्रा, इनका हाथ ऊपर है। यस, आप बोलिए। मैम, अगर सरदार पटेल जी तो पहले ही खत्म हो गए थे, वो तो बात की बात है। लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, सुभाष चंद्र बोस बहुत अच्छे प्रधानमंत्री होते। ठीक है। जी। कोई और? आप ये समझिए कि आप भगत सिंह हैं और आपसे मैं सवाल कर रहा हूं, आपके सामने सुभाष बोस हैं, नेहरू हैं, आप किनको चुनेंगे? नेहरू आप जी।
आप भगत सिंह है, यह ध्यान रखिए। आप मैं सुभाष खुद चंद्र भी बोस। हैं, भगत सिंह है। सुभाष बोस आप को भगत मैं सिंह की तरह चुनूंगी। जवाब, यानी आप अभी सुमन नहीं है, राजश्री नहीं है, ममता नहीं है, आप भगत सिंह हैं। तो भगत सिंह किसको चुनते? भगत सिंह नेहरू जी भगत को ही सिंह चुन, अगर होते तो आई थिंक वो भी कि नेहरू जी को ही चुनते। वो भी नेहरू एक जी को ही चुनते। एक मिनट एक मिनट एक एक करके बात करें। जी। हाँ, पूजा जी आप बोलिए। सुभाष जी को चुनते क्योंकि वो अपनी आइडियोलॉजी से मिलते जुलती आइडियोलॉजी को चुनते हैं। ठीक। ओके, कल्पश जी आप बोलना चाहते हैं? जी, वो भगत सिंह नेहरू जी को ही चुनते हैं क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी एक ही थी। भगत सिंह भी नास्तिक थे, नेहरू जी भी नास्तिक थे, तो मुझे लगता है उन्हीं को चुनते वो। जुबन जी? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ हाँ। बोलिए। अ, अगर भगत सिंह से पूछा जाता कि आप किसे प्रधानमंत्री बतौर देखना चाहेंगे, तो बिल्कुल मैं पूरा मतलब अभी उस टाइम तो मैं नहीं थी, लेकिन मैं ये बोलना चाहूंगी कि वो उस भी सिर्फ और सिर्फ नेहरू जी का ही नाम लेते, क्योंकि भगत सिंह नहीं चाहते कि अंधविश्वास और पाखंड को लेकर कोई भी चीज अगर नहीं हो पाएगी देश में, तो उसके लिए नेहरू जी नहीं करेंगे, नहीं। वो बिल्कुल आंख मूंद के भी ये कहते कि नेहरू ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्मनिरपेक्षता की और इस भारत को ले जाएंगे। ठीक है, तो हम अभी इस बातचीत को यहाँ रोक रहे हैं क्योंकि अलग-अलग उत्तर आएँगे। मैंने यह जो प्रश्न आपसे किया, अलग-अलग स्थानों पर जब आमने-सामने बातचीत होती है, अभी तो हम लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो ज़्यादातर लोगों का उत्तर होता है कि भगत सिंह सुभाष बोस को चुनते। आप में से भी कई लोगों ने कहा कि भगत सिंह सुभाष बोस को चुनते। लेकिन भगत सिंह के सामने ये प्रश्न किया गया था। प्रश्न किया गया था भगत सिंह के सामने कब? 1900 भगत सिंह ने खुद अपने से सवाल किया था। जब उनकी उम्र बहुत कम थी, भगत सिंह तो को फांसी ही हो गई जब उनकी उम्र कम थी। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, मुझे ये चार्ज करने में लगेगा क्योंकि ये डिस्चार्ज हो रहा है। 1 सेकंड होल्ड कीजिए बस। यहाँ तार था ना? तार कहाँ चला गया उसका? हाँ, सॉरी। तो मैंने ये कहा कि आप में से कुछ लोगों ने उत्तर दिया कि भगत सिंह नेहरू को चुनते। अब तक जितने लोगों से मेरी बातचीत होती रही है ऐसे सभाओं में, उनमें से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भगत सुभाष बोस को चुनते। और उसका कारण यह है कि उनको लगता है कि भगत सिंह का जो काम करने का तरीका था, उनकी जो विचारधारा थी, वो सुभाष बोस से मिलती थी। और एक सबसे ऊपर का कारण ये है कि सुभाष बोस सशस्त्र करना चाहते थे अंग्रेजी सरकार का, और भगत सिंह भी सशस्त्र विरोध करना चाहते थे, इसलिए दोनों मिलते। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने ये बात ठीक ही कही कि भगत सिंह नेहरू को चुनते। और यह किससे पता चलता है? यह पता है 1929 में भगत सिंह ने, जब वो बहुत ही नौजवान थे, उन्होंने पंजाब की एक पत्रिका में एक लेख लिखा, छोटा-सा लेख था। और उस लेख में उन्होंने यह प्रश्न किया कि पंजाब के नौजवानों को अपना नेता किसको बनाना चाहिए? और उन्होंने कुछ नेताओं के नाम लिए। उनमें एक नेता थे साधु वासवानी, जिनका नाम अब आप लोग नहीं जानते हैं, उनको छोड़ दीजिए। लेकिन उन्होंने 2 और नेताओं का नाम लिया, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरे जवाहरलाल। और उन्होंने कहा कि इस वक़्त हिंदुस्तान के पटल पर, हिंदुस्तान का जो आसमान है, उस पर उभरते हुए ये 2 सितारे हैं,
जो नौजवानों के नेता हो सकते हैं और उनमें किनको चुनना चाहिए। तो भगत सिंह ने दोनों की तुलना की, दोनों के भाषणों की तुलना की और दोनों के विचारों की तुलना की, और उन्होंने कहा कि पंजाब के नौजवानों को नेहरू जी को चुनना चाहिए। क्यों चुनना चाहिए? क्योंकि नेहरू अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं, नेहरू वैज्ञानिकता को मानने वाले हैं, वैज्ञानिक संवेदना के व्यक्ति हैं। नेहरू झूठा गर्व नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि सुभाष बाबू ये कहते हैं कि भारत में पहले प्राचीन काल में सब कुछ भारत में था, और सुभाष बाबू एक भावुकता से भरे हुए राष्ट्रवादी हैं, ये उस लेख में उन्होंने लिखा। जबकि नेहरू एक वैज्ञानिक विचारधारा वाले अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं, है ना। इसलिए उन्होंने कहा पंजाब के नौजवानों को नेहरू के पास जाना चाहिए, क्योंकि नेहरू से उनको दिमागी खुराक मिलेगी और नेहरू को उनको अपना नेता बनाना चाहिए। तो आप ये देख सकती हैं कि 1929 में एक नौजवान भगत सिंह, जिनको सारे लोग कहते हैं कि वे भारत के नौजवानों के आज भी आदर्श हैं, वह नौजवान भगत सिंह नौजवानों को क्या कह रहा था कि नेहरू को आप अपना नेता बनाएं। और 1929 के कोई 18 साल बाद, 19 साल बाद 1947 में, यानी 1949, 20 साल हो जाते, 18 साल बाद, 18 साल बाद भगत सिंह से उम्र में बहुत बड़े, है ना, लगभग 80 साल के, 79 साल पूरा करके गांधी ने 1947 में या 1946 में उन्होंने कहा कि नेहरू मेरे उत्तराधिकारी होंगे। दोनों का विचार एक था और दोनों का कारण भी एक ही था। यह बहुत दिलचस्प है, क्योंकि गांधी के सामने यह स्पष्ट था कि भारत का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति करेगा या उसको करना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी हो, जो राष्ट्रवादी ना हो, जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी हो, और जिसमें वैज्ञानिक संवेदना हो, है ना। और एक दूसरी शर्त उनकी थी, जो अंतर्राष्ट्रीयतावादी है, जो वैज्ञानिक संवेदना वाला है, उसके साथ एक दूसरी शर्त उनकी थी कि जो भारत को एक ऐसे रास्ते पर रख सके जिसमें भारत में रहने वाले हर तरह के लोग बराबरी का अनुभव कर सकें, एक जैसा महसूस कर सकें। और यह विश्वास दिला सकता है सब में? कौन व्यक्ति नेता होगा तब भारत के मुसलमान को, भारत के सिख को, भारत के ईसाई को, हर किसी को ऐसा लगेगा कि नहीं, का अधिकार भारत पर बराबर है। ऐसा कौन है? और वह उन्होंने नेहरू को चुना। इसलिए इस अंतर्राष्ट्रीयतावाद को ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है। यह अंतर्राष्ट्रीयतावाद पहली शर्त है। यह शर्त भगत सिंह की भी थी और यह शर्त गांधी की भी थी। दूसरी शर्त है जिसको हम लोग धर्मनिरपेक्षता मानते हैं। धर्मनिरपेक्षता को हम ये कह सकते हैं कि वह एक ऐसी चीज जिसमें भारत में हो सकता है 80% हिंदू हों, लेकिन भारत पर पहला अधिकार हिंदुओं का नहीं है, भारत पर सबका बराबर का अधिकार है। या इस बात को दृढ़ता पूर्वक कौन मानता है और इस बात के लिए कौन व्यक्ति अपनी जान दे सकता है? जैसे गांधी की परीक्षा यह थी, इस बात के लिए कौन अपनी जान दे सकता है? गांधी ने इस बात के लिए अपनी जान दे दी और उन्होंने ये देखा कि इस बात के लिए अगर कांग्रेस में कोई एक व्यक्ति अपनी जान की बाजी लगा सकता है तो वह नेहरू है, इन दो चीजों के लिए। और इसलिए नेहरू भारत का नेतृत्व करने के लिए, स्वतंत्र भारत का नेतृत्व करने के लिए सर्वोत्तम व्यक्ति हैं। इस है कि गांधी की एक और शर्त थी जो धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी हुई थी, कि कौन व्यक्ति है जो भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा के लिए अंतिम हद तक जा सकता है, हद तक, यानी अपनी सरकार को भी जो बाजी की भी बाजी लगा दे, अपनी कुर्सी की भी बाजी लगा दे, है ना, जो उसको सिद्धांत रूप में मानता हो। जैसे वह जान दे सकता है, वैसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता है। तो उस भी जो उन्होंने सर्वोत्तम व्यक्ति देखा कांग्रेस में चारों तरफ, वो नेहरू थे, इसलिए नेहरू को चुना। अब आप ये समझ सकते हैं कि नेहरू का विरोध क्यों किया जाता है। नेहरू का विरोध इसलिए किया जाता है कि नेहरू अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए सबसे ज्यादा प्रतिबद्ध व्यक्ति थे
और नेहरू धर्मनिरपेक्षता के लिए सबसे ज़्यादा प्रतिबद्ध थे। नेहरू वैज्ञानिक संवेदना और वैज्ञानिकता के लिए सबसे अधिक प्रतिबद्ध थे और नेहरू अंतर्राष्ट्रीयतावादी व्यक्ति थे। तो अब जो विरोध कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आप उनकी राय देख लीजिए, तो आपको यह पता चलेगा कि नेहरू का विरोध क्यों कर रहे हैं। और वे गांधी को एक तरह से गलत ढंग से पेश करते हैं, क्योंकि वो गांधी को पेश करते हैं कि गांधी तो धार्मिक थे, गांधी तो सनातनी हिंदू थे, गांधी तो पूर्ण भारतीय थे, जबकि नेहरू ऐसा नहीं थे। लेकिन वे भी ये नहीं सोच पाते कि ऐसा एक व्यक्ति जो खुद को सनातनी हिंदू कहता है, जो खुद को गो सेवक कहता है, जो धार्मिक है गहराई से, वो सबसे ज्यादा करीब नेहरू के क्यों अपने आप को महसूस करता है। इस बात पर हम लोग कभी विचार विमर्श नहीं करते। हम यह विचार विमर्श नहीं करते कि नेहरू, जिनके बारे में आपने कहा कि भगत सिंह भी नास्तिक थे, नेहरू भी नास्तिक थे, यह कहना एक हद तक ही ठीक है, क्योंकि नेहरू खुद को नास्तिक नहीं कहते थे। भगत सिंह ने यह जरूर लिखा कि मैं नास्तिक क्यों हूं, लेकिन नेहरू को आप ज्यादा से ज्यादा कह सकते कि वे संदेहवादी थे। यानी नेहरू किसी भी चीज को लेकर बहुत कट्टर नहीं थे। और नेहरू ने एक बार यह कहा कि अगर कोई किसी व्यक्ति को एक पत्थर की पूजा करने से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं उसकी इस बात का मजाक उड़ाऊं या इसको चुनौती दूं। इसका मतलब नेहरू के लिए जो सबसे ज्यादा प्राथमिक चीज थी, वो सामने के व्यक्ति की इज्जत, सामने जो व्यक्ति है की इज्जत और उसकी शांति, यह उनके सामने सबसे प्रमुख थी। वो किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते थे, किसी को नीचा नहीं दिखा सकते थे, किसी को हीन भावना से ग्रस्त नहीं करना। तो वो ये कह कि मैं नास्तिक हूं, और नास्तिक होना सबसे बड़ी चीज है, सबसे महान चीज है, और जो आस्तिक हैं वो मुझसे गए गुजरे हैं, है ना, या कम अक्ल वाले लोग हैं, ऐसा नेहरू ने कभी नहीं कहा। कि जो आस्तिक है, जो धार्मिक है, वो मुझसे कम बुद्धि का है, वो हीन बुद्धि का है। तो नेहरू की जो दूसरी शर्त थी इन सारी चीजों के अलावा, वह थी सभ्यता। और सभ्यता क्या है? सभ्यता है जिसमें हम सब एक दूसरे की समानता से इज्जत करते हैं, हम सब एक दूसरे को स्थान देते हैं। मैं बोल रहा हूं, लेकिन अगर आप बोलना चाहती हैं तो मैं आपको सुनूं, यह सभ्यता है। और जो आपने कहा उस पर मैं विचार करने की कोशिश करूं, यह सभ्यता है। आप भी मुझे सुने, यह सभ्यता है। मैं शोर ना करूं और मैं आप पर अपनी आवाज ना ला दूं, यह सभ्यता है। तो नेहरू जिस दूसरी चीज को इन चीजों के अलावा सबसे ज्यादा महत्व देते थे, वह सभ्यता थी। कि सभ्यता एक देश जिसमें सभ्य लोग निवास करते हैं, सभ्य लोग रहते हैं, वह देश ही एक अच्छा देश है। इसलिए नेहरू कभी ये नहीं कहते थे कि हमारे देश को महान होना चाहिए, या हमारे देश को सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए, या हमारे देश के पास कोई खास विचार है जो वो पूरी दुनिया को सिखा सकता है। ऐसा नेहरू ने नहीं कहा। नेहरू के जिस भाषण की चर्चा भगत सिंह ने की, उसमें नेहरू ने कहा है कि मैं ऐसा नहीं मानता कि भारत के पास कोई विशेष संदेश है जो पूरी दुनिया को देना चाहता है। हर देश के पास कुछ ना कुछ है जो वो दूसरे देश को दे सकता है। तो यानी एक बराबरी का भाव, श्रेष्ठता के भाव से किसी दूसरे से नहीं मिलना। मैं श्रेष्ठ हूं, मेरे पास कुछ खास है जो मैं आपको सिखा सकता हूं, है ना, यह ख्याल नेहरू का नहीं था। और इसलिए वो भारत को महान बनाना है, जिस शब्द का आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, मुझे पसंद नहीं है, कि भारत को विश्व गुरु बनाना है। आप नेहरू को आप सब कुछ पढ़िए, नेहरू कभी ये नहीं कहते हैं। वो कहते हैं भारत को एक भला देश बनना है, एक सभ्य देश बनना है, भारत को विश्व की बिरादरी में बराबर की जगह लेनी है। अगर आप नेहरू का पहला भाषण सुनेंगे, जिसको नियति से साक्षात्कार कहते हैं, ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, जो उनका भाषण है 14-15 अगस्त की रात का, उस भाषण को देखिए तो वो कहते हैं कि दुनिया के बिरादरी में अब हम जो हमारी वाजिब जगह है और जो इज्जत की जगह है वो लेना चाहते हैं। तो हम ये नहीं करना चाहते कि हम आपके गुरु हैं, आपके ऊपर हैं, यह हम नहीं कहना चाहते। और यह असभ्यता है एक तरह की, खुद को दिखाना, दूसरे को हीन दिखाना, विचारों के आधार पर भी यह एक प्रकार की असभ्यता है। तो इसलिए बहुत सारे नास्तिक लोगों को इस बात का अहंकार होता है कि वे नास्तिक हैं, और जो धार्मिक हैं वो मूर्ख हैं।
लेकिन नेहरू के पूरे लिखे हुए में, उनके सारे भाषणों में आप कहीं भी ये नहीं पाएंगे कि नेहरू ने कभी भी किसी धार्मिक व्यक्ति को, किसी आस्तिक व्यक्ति को हीन दृष्टि से देखा हो और किसी का मजाक बनाने की कोशिश की हो। उन्होंने नास्तिकता को एक मूल्य के रूप में कभी भी सामने नहीं रखा कि नास्तिक होना ही श्रेष्ठ होना है। तो भगत सिंह और उनके बीच जो समानता का बिंदु था वह था नास्तिकता नहीं, वैज्ञानिकता के प्रति एक प्रतिबद्धता। और वैज्ञानिकता क्या है? वैज्ञानिकता यह है हर चीज की जांच करना और किसी भी चीज को अंतिम नहीं मानना। वैज्ञानिक आखिर विज्ञान आगे बढ़ता कैसे रहता है? विज्ञान आगे बढ़ता रहता है जब वो हर चीज की जांच करता है। न्यूटन ने एक सिद्धांत दिया, न्यूटन के सिद्धांत को अगर आखिरी सिद्धांत मानकर बैठ जाते तो आइंस्टाइन नहीं आते। आइंस्टाइन के सिद्धांत को अगर आखिरी सिद्धांत मानकर बैठ जाते तो आगे के लोग नहीं आते। विज्ञान के जिस क्षेत्र में भी आप जाएंगे आप देखेंगे कि लगातार जो सिद्धांत आविष्कृत हो रहे हैं, आविष्कार किया जा रहा है, उनकी जांच की जा रही है और जांच पड़ताल की जा रही है, परीक्षा की जा रही है और नए विचार को स्वीकार करने के लिए लोग तैयार हैं। यह वैज्ञानिकता है। वैज्ञानिकता यह कहती है हर चीज जांच के लिए खुली हुई है, कोई चीज अंतिम नहीं है, कोई शब्द अंतिम नहीं है। और यह भगत सिंह का भी विचार था और यह नेहरू का भी विचार था। और इसलिए भी नेहरू गांधी को प्रिय थे कि हर विचार की परीक्षा हो सकती है और असल चीज है एक दूसरे के प्रति खुलापन, एक दूसरे के प्रति एक दूसरे को लेकर उत्सुकता और एक दूसरे को जानने की इच्छा। हम में से हर किसी अपनी सीमा है। यहाँ बैठा हूँ, मैं जितने नाम देख रहा हूँ, प्रीति मान जी हैं, पूर्णिमा सिमरिया हैं, पता नहीं मैं उनके नाम का उच्चारण भी ठीक कर पा रहा हूँ कि नहीं, मोनिका मारान जी हैं, अनुष्का वानखेड़े हैं या ललिता रेगर हैं। तो मुझे हमेशा यह भी लगना चाहिए कि ये कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं, इनके प्रति उत्सुकता होनी चाहिए। उसे तो यह उत्सुकता, खुलापन, यह नेहरू का स्वभाव। तो और नेहरू एक बंद व्यक्ति नहीं थे, संकुचित व्यक्ति नहीं थे, खुले हुए व्यक्ति थे। तो नेहरू पर हम जब बात करें या नेहरू पर विचार करें तो नेहरू की रक्षा करने के लिए नहीं करें। नेहरू पर बात करने के पहले नेहरू को जानने का प्रयास करें। और नेहरू को जानने के तरीके क्या हैं? नेहरू को जानने का तरीका है तो उनका लिखा हुआ, उनकी किताबें। अगर आप किसी भी पुस्तकालय में देखेंगे आजकल ऑनलाइन भी नेहरू की जो किताबें हैं वो आ गई हैं, तो आप देखेंगे कि 2 श्रृंखलाओं में नेहरू के तकरीबन 80 खंड हैं, है ना? तो नेहरू ने किताबें लिखी, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। नेहरू ने दूसरी किताब लिखी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। नेहरू ने एक किताब अपनी 9 साल की छोटी बेटी इंदिरा के लिए लिखी, पिता के पत्र पुत्री के नाम। और नेहरू ने और भी किताबें लिखी। नेहरू ने उसके अलावा बहुत सारे पत्र लिखे, अपनी बहनों को लिखा, दूसरे लोगों को लिखा। नेहरू ने असंख्य लेख लिखे, ढेर सारे। नेहरू प्रधानमंत्री हुए तो उसके बाद उन्होंने एक नियम बनाया कि हर पखवाड़े वो भारत के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखते थे, जो लंबा पत्र होता था। इस पत्र में अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर बात करते थे, राष्ट्रीय परिस्थिति पर बात करते थे। वो एक तरह से शिक्षित करने का उपक्रम था। फिर नेहरू के खंडों को अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि नेहरू एक और बहुत दिलचस्प काम करते थे। जब भी वे विदेश जाते थे तो उसके पहले या उसके बाद एक बड़ी जनसभा करते थे, जिसमें बाहर के देशों में क्या चल रहा है इसके बारे में लोगों से लंबी बात करते थे। हिंदी में बात करते थे, हिंदुस्तानी में बात करते थे। तो नेहरू का लिखा हुआ बहुत है। संसद में उन्होंने जो संसद के बाहर चुनावी सभाओं में भाषण दिए, सामान्य तौर पर अनेक दूसरी सभाओं में भाषण दिए, ये लिखा हुआ बहुत है। तो नेहरू को पर बात करने के लिए आवश्यक होगा इसको पढ़ना, इसको जाना। बिना नेहरू का लिखा पढ़े हुए नेहरू पर बात करना एक तरह की बेवकूफ़ी है ना? और लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसे ही बात करते हैं, जैसा मैंने कहा कि ज़्यादातर लोग ऐसे करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आपने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पूरा पढ़ा है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के 15 पेज भी पढ़े हैं, तो नहीं पढ़े हैं। क्या आपने ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व इतिहास की झलक पढ़ा है? क्या आपने उनके विदर इंडिया पढ़ा है, पढ़े हैं?
तो कहते नहीं पढ़ा है, लेकिन नेहरू के बारे में वो बात करने का अधिकार रखना चाहते हैं। तो वो नेहरू, तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये सिर्फ नेहरू का नहीं है, ये किसी के भी बारे में, आपको किसी के भी बारे में बात करने का अधिकार तब है आप जब आप उसके बारे में जानते हो, वरना जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, गंभीरता से उसको नहीं लिया जा सकता। वह एक तरह का दुष्प्रचार है, क्योंकि वह किसी जानकारी पर आधारित नहीं है। तो एक तो यह है। दूसरा, हमें की परिस्थिति को जानना होगा, नेहरू किस परिस्थिति में काम कर रहे थे। तो दो हिस्सों में नेहरू की जिंदगी बटी हुई है। एक हिस्सा है 1947 के पहले का हिस्सा, जिसमें स्वाधीनता आंदोलन है, उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन है, जिसमें नेहरू संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं, जिसमें वो 9 से 13 साल लगभग जेल में गुजारते हैं। वो एक आंदोलनकारी हैं, वो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। और दूसरा काल है यानी जिसमें वे लड़ रहे हैं, एक सत्ता से लड़ रहे हैं। और दूसरा काल है 1947 के बाद, जिसमें वे सत्ता में बदल जाते हैं, खुद राज्य सत्ता में बदल जाते हैं। तो ये दो हिस्से हैं नेहरू को समझने के। हम लोग जो ज्यादातर नेहरू के बारे में बात करते हैं वो बहुत दिलचस्प है, हम कहते हैं भारत के पहले प्रधानमंत्री, और गांधी के बारे में जब बोलते हैं तो हम कहते हैं भारत को आजाद कराने वाले। नेहरू को हम कभी नहीं कहते हैं नेहरू को भारत को आजाद कराने वाले, हम कहते हैं भारत के प्रधानमंत्री। जबकि अगर आप नेहरू की जिंदगी को पूरा देख लें, 1969 में 1979 में नेहरू का 89 में नेहरू का जन्म होता है, और वे गुजर जाते हैं 1964 में, है ना। 64 और उधर 11 वर्ष, तो 75 वर्ष 76 वर्ष के नेहरू हैं, उसमें उनकी मृत्यु होती है। 17 वर्ष वे स्वतंत्र भारत में रहते। हिस्सा उनकी जिंदगी का कब गुजरता है? जब भारत गुलाम है, यानी उनकी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा भारत की आजादी की लड़ाई में गुजरता है, लेकिन हम उनको याद करते हैं भारत के सिर्फ पहले प्रधानमंत्री के रूप में। तो मैं सिर्फ यह अनुरोध करना चाहूंगा, गुजारिश करना चाहूंगा आपसे कि हम जब नेहरू के बारे में बात करें तो यह जो 1947 के पहले का हिस्सा है, उस हिस्से को भी ध्यान में रखें। उसमें नेहरू क्या कर रहे थे, नेहरू किस प्रकार संघर्ष कर रहे थे, नेहरू की वैचारिक बहसें किन से चल रही थी, किन के साथ चल रही थी, यह हम देखने की कोशिश करें, है ना। नेहरू के विचार किस प्रकार बन रहे थे, जैसे कुछ लोगों ने कहा वे नास्तिक थे, कुछ लोग कहते हैं वे संदेहवादी थे। उनका सारा विचार 1947 के पहले बन चुका था, और उन्हीं विचारों को वो लागू कर रहे थे 1947 के बाद, है ना। जिसको आप कहा जाता है कि बहुत सारे लोग नेहरू की आलोचना करते हैं कि नेहरू ने भारत को दरअसल समाजवादी जकड़न दिया। कैसे? तो उन्होंने योजना आयोग बना दिया और भारत को योजनाओं का देश बना दिया। लेकिन यह बात तो आजादी के 1947 के 12-13 साल पहले हो चुकी थी, जब, और यह किसने प्रस्तावित किया था? यह प्रस्तावित किया था सुभाष चंद्र बोस ने, जब वे कांग्रेस का नेतृत्व संभाल रहे थे। और सुभाष चंद्र बोस ने किसको आमंत्रित किया? योजना आयोग जो प्लानिंग करने के लिए, एक पूरा प्लान देने के लिए उन्होंने नेहरू को कहा। तो ये या जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं, उसका एक खाका बन चुका था 30 के दशक में, और वो उसको बनाने में नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी। तो स्वतंत्र भारत कौन सा रास्ता लेगा, यह बात आजादी के पहले लगभग तय हो चुकी थी, और यह बात आजादी के पहले जो बहस चल रही है उस बहस के दौरान तय हो रही है। और आजादी के पहले के भारत को अगर आप देखेंगे तो उसमें बहुत जबरदस्त वैचारिक बहस है ना। गांधी हैं, नेहरू हैं, सुभाष चंद्र बोस हैं, भगत सिंह बहुत नौजवान हैं लेकिन वे हैं, दूसरे तमाम लोग हैं, उनके बीच बहस चल रही है कि भारत रास्ता कौन सा लेगा। एक संगठन है, जो संगठन आज भारत का सबसे मजबूत संगठन है, वो उस वक्त एक कमजोर और उभरता हुआ संगठन था, लेकिन उसका विचार बहुत मजबूत था। उसको हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नाम से जानते हैं। उसके विचार को मानने वाले लोग मौजूद थे। एक व्यक्ति थे जिनको हम, जो आप महाराष्ट्र के व्यक्ति थे, पुणे से जिनका बहुत गहरा रिश्ता है, विनायक दामोदर सावरकर। और विनायक दामोदर सावरकर का भारत के बारे में अपना विचार था। उसी तरह एक दूसरे व्यक्ति थे जो फिर महाराष्ट्रीय
महाराष्ट्रीय ही थे, हेडगेवार, और दूसरे व्यक्ति महाराष्ट्रीय थे, वे थे गोलवलकर। इनका भारत के बारे में एक विचार था जो उन्होंने वी आवर नेशनहुड डिफाइंड इसमें लिखा है, और यह विचार उसी समय आ गया था। यह ध्यान रखिए, यह आजादी के पहले आ चुका था कि भारत कैसा होगा। सावरकर कह रहे हैं, हेडगेवार कह रहे हैं, गोलवलकर कह रहे हैं, लिख रहे हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ वही बर्ताव किया जाना चाहिए जो हिटलर ने यहूदियों के साथ किया, है ना। हिटलर ने यहूदियों के सवाल का जैसे निपटारा किया, वैसे भारत में मुसलमानों के सवाल का निपटारा होना चाहिए। तो यह कोई नई बात नहीं है, ये उस वक्त से चल रही थी। तो यह जो संघर्ष था, और उसी वक्त आजादी के आंदोलन के दौरान गांधी और नेहरू साथ मिलकर यह कह रहे थे कि नहीं, भारतवर्ष पर मुसलमानों का उतना ही अधिकार होगा जितना हिंदुओं का होगा, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा 1947 के बाद तय नहीं हुआ है, यह कोई संविधान सभा की बहस में तय नहीं हो रहा है। यह 1947 के पहले भारत की आजादी का संघर्ष जिन रास्तों से होकर गुजरा, उन रास्तों में ही यह बात तय हो गई कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। और इसीलिए सावरकर, हिंदू महासभा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गांधी के जानी दुश्मन बन गए। इसमें एक और विचार था जिसको ध्यान रखना चाहिए। नेहरू पर बात करते समय मैं बार बार गांधी का नाम ले रहा हूं, और मैं इसलिए गांधी का नाम ले रहा हूं कि नेहरू खुद अपने बारे में बात करते समय हमेशा गांधी का नाम लेते थे, और वो ये कहते थे कि कह रहे हैं वो दरअसल उनकी बातें हैं नहीं, वो गांधी की बात है, वे उनके मौलिक विचार नहीं है। तो यह नेहरू की विनम्रता हो सकती है, लेकिन इसमें एक सच्चाई भी है। जैसे एक दूसरी बात थी, वह बात क्या थी? वह थी भारत में जो जातिगत भेदभाव है, उस जातिगत भेदभाव को खत्म करना। और यह गांधी का अंग्रेजों से आजादी हासिल करने के बाद गांधी का सबसे बड़ा अभियान था जातिगत भेदभाव को खत्म करना। और आप देखेंगे कि आजादी के आंदोलन के दौरान अंग्रेजों से लड़ने की जगह उन्होंने अच्छा खासा वक्त अपने आंदोलन का लगाया, जिसको मंदिर प्रवेश का आंदोलन कहते हैं, बराबरी का आंदोलन कहते हैं। बहुत सारे लोग इसका विरोध करते हैं, और उस बात में बहुत दम है, हम उस पर बहस कर सकते हैं। उन्होंने, जिनको हरिजन नहीं कहना चाहिए, और इसमें दम है, और इस पर हम अलग से बहस कर सकते हैं। लेकिन उसमें गांधी का विचार बराबरी का था कि बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए, और नेहरू इस विचार को मानने वाले। यानी जो जातिगत भेदभाव है, जातिगत श्रेष्ठता और हीनता का भाव है, उसको खत्म होना चाहिए, और हर किसी को बराबरी का दर्जा मिलना चाहिए। और यही वजह है, दो वजह हैं जिससे गांधी के दुश्मन हुए और नेहरू के दुश्मन पैदा हुए। उसमें एक वजह है अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा, जो गांधी का सिद्धांत था और नेहरू का सिद्धांत था, और दूसरी वजह है जातिगत भेदभाव को नष्ट करना। अगर आप इसको ध्यान में रखें तो आप देखेंगे कि गांधी की हत्या तो 1948 में होती है, 30 जनवरी को, लेकिन गांधी के ऊपर जो पहला बड़ा हमला होता है वो होता है, आप में से किसी को याद है, ध्यान है, कहाँ होता है बड़ा हमला? किसी को ध्यान है? गांधी की जान लेने की पहली बड़ी कोशिश कहाँ की जाती है? किसी को याद नहीं है? कोई कुछ अंदाज करना चाहेंगे? तो चलिए, इसमें हम बहुत ज़्यादा वक्त नहीं गुजारते हैं। गांधी की जान लेने की, उनकी हत्या की पहली बड़ी कोशिश होती है पुणे में। और पुणे में कब होती है? जब गांधी अपना जातिवाद विरोधी आंदोलन, तो उनका जो जिस कार में बैठे हुए हैं, उस कार पे बम फेंका जाता है। ये पुणे में होता है, लेकिन वो बम इत्तेफाक से गांधी के आगे वाली गाड़ी पर गिरता है, और जिसने बम बनाया है वो शायद ठीक से बम बनाना नहीं जानता है, इसलिए बम का वो असर नहीं होता है। लेकिन इरादा
ये 30 के दशक की बात है। मुझे ठीक-ठीक साल याद नहीं है, लेकिन वो हम बता सकते हैं। तो यह पुणे में होता है सबसे पहले, और भी घटनाएँ होती हैं। जैसे गांधी जिस ट्रेन से जा रहे हैं, उस ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की जाती है बम रखकर। क्यों? क्योंकि गांधी का विरोध कौन लोग कर रहे हैं? वे लोग कर रहे हैं जो जातिवाद विरोधी आंदोलन के खिलाफ हैं। तो 2 चीज़ें ध्यान में रखिए कि गांधी और नेहरू दोनों एक विचार को लेके चल रहे हैं। वो धर्मनिरपेक्षता का है और जातिगत भेदभाव को खत्म करने का विचार है। और तीसरा जो बहुत बड़ा विचार है, जिसके चलते लोग नेहरू के खिलाफ हैं, वह है औरतों की बराबरी का, है ना? और इसलिए जब हिंदुस्तान आज़ाद हो जाता है, तो हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद जो सब एक बहुत बड़ा कानूनी कदम उठाने की कोशिश भीमराव अंबेडकर करते हैं, वह है हिंदू बिल। इसको लाया जाता है। और अगर आप उस वक्त का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे, उस वक्त की बहस पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे सब तीखा हमला होता है। नेहरू पर तीखा हमला होता है इसके लिए। और कौन लोग हमला कर रहे हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग, जो हिंदू विभाग से जुड़े हुए लोग थे, जो सावरकर के शिष्य थे, वो हमला कर रहे हैं। क्यों हमला कर रहे हैं? क्योंकि हिंदू कोड बिल एक तरह से कोशिश कर रहा है हिंदू औरतों को बराबरी का अधिकार देने का, हालांकि वह भी पर्याप्त नहीं है। और यह हमला इतना तीखा हमला था और इतना विभाजन था समाज में इसको लेकर कि उसको रोकना पड़ा और नेहरू को धीरे 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 उसको पारित करना पड़ा। ये इतना तीखा हमला था। तो जो लोग आज बहुत आगे बढ़ बढ़ के बोलते हैं कि वे दरअसल मुसलमान औरतों को आज़ाद करना चाहते हैं, वे सब याद करें कि दरअसल औरतों की आज़ादी के बारे में उनका ख्याल ये है। और इसलिए वे नेहरू के बड़े विरोधी भी हैं। तो नेहरू पर बात करते समय हमें इतनी तमाम चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है कि नेहरू कर क्या रहे थे। नेहरू जो कर रहे थे वो क्या? जैसा मैंने कहा कि वो राष्ट्रवादी नहीं थे, अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये थी कि और नेहरू व्यक्ति की स्वाधीनता के पक्षधर थे। वो ये मानते थे कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है। जैसे गांधी भी मानते थे कि व्यक्ति सर्वोपरि होता है। नेहरू मानते थे व्यक्ति सर्वोपरि होता है, व्यक्ति सबसे ऊपर है। मैं किसी ने पूछा उनसे कि आपके दिमाग में भारत के बारे में आपका क्या ख्याल है, भारत के लोगों के बारे में, उन किस तरह की चिंता है? तो नेहरू ने कहा कि मैं क्या बताऊं, उस वक्त भारत की आबादी तकरीबन 35 करोड़ थी। तो नेहरू ने कहा कि मैं तो 35 करोड़ अलग अलग लोगों के बारे में सोचता हूँ। तो वे लोगों को भीड़ के रूप में नहीं देखना चाहते थे। वो किसी एक समुदाय के सदस्य के रूप में जिसका कोई चेहरा नहीं हो, है ना? आपको सिर्फ माना जाए कि आप सिर्फ औरत हैं, आपको माना जाए कि आप सिर्फ मर्द हैं, आपको माना जाए आप सिर्फ मुसलमान, आपको माना जाए आप सिर्फ हिंदू हैं। इस तरह से नहीं, बल्कि आप अलग अलग शख्स हैं, आप सबके अलग अलग नाम हैं, आप सबके अपने अलग अलग सपने हैं, आप सबके अपने सुख, अपने दुख, अपना सोचने का तरीका, अपना अंदाज है। देवश्री का अपना अंदाज है, रशीदा या राशिदा का अपना अंदाज है, रीमा का अपना अंदाज है, नीतू सिंह का अपना अंदाज है, हीरा का अपना अंदाज, श्रद्धा का अपना अंदाज है, रूपाली हाजरा का अपना अंदाज है। तो यह अलग अलग लोग हैं, अलग अलग व्यक्ति हैं। और एक राष्ट्र अच्छा राष्ट्र तब होता है जब वह इन अलग अलग व्यक्ति के वजूद को कबूल करे, वो उनको भीड़ में ना बदल दे, है ना? रीमा, नीतू, हीरा, नम्रता, हेमलता, विजया, इन सबको वो ना कहे कि तुम सिर्फ औरत हो, बल्कि तुम अलग अलग शख्स हो। क्या एक राष्ट्र अलग अलग शख्स के रूप में लोगों को देख सकता है? यह नेहरू की चिंता यह थी कि क्या हम हर व्यक्ति की जो अपनी जिंदगी को लेकर एक आकांक्षा है, उस आकांक्षा पूरा करने में राष्ट्र उसकी मदद कर सकता है या नहीं कर सकता है। इसलिए नेहरू भीड़ के खिलाफ थे, इसलिए नेहरू लोगों को समूह में बदल दिए जाने के खिलाफ थे, इसलिए नेहरू अलग अलग आवाज के पक्षधर थे। नेहरू को नारों से बहुत चिढ़ थी। वो कहते थे नारे मुझे बहुत पसंद नहीं है। नारों से उनको परेशानी होती थी, क्योंकि नारों में हम क्या करते हैं, हमारी आवाज गायब हो जाती है। हाँ,
नारे लगाना ज़रूरी होता है, नारे में समूह का बल होता है। लेकिन नारों में एक खतरा भी है कि नारे में हमारी अलग-अलग आवाज़ खत्म हो जाती है और हम सबकी अलग-अलग आवाज़ है, अलग-अलग आवाज़ की अलग-अलग ख़ासियत है। तो नेहरू ये कहते थे कि एक देश को दरअसल इन सारी अलग-अलग आवाज़ों को सुनने के कान होने चाहिए, है ना? तो यह नेहरू इस प्रकार के एक राष्ट्र को बनाने का काम कर रहे थे। मैं अभी बात कर रहा था अपने हमारे एक वरिष्ठ मित्र हैं, जिन्होंने नेहरू के जितना का जो लेखन है उनके जो संकलित खंड हैं, उनका संपादन किया है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वे इतिहास पढ़ाते थे और बहुत बड़े इतिहासज्ञ हैं, प्रोफेसर माधवन पलात। वे अंग्रेजी में ही बोलते हैं, वरना मैं आप लोगों से कहता कि पहला व्याख्यान प्रोफेसर पलात का करवाएं। तो मैं प्रोफेसर पलात से बात कर रहा था और मैंने पूछा उनसे कि नेहरू की सबसे बड़ी चिंता क्या थी आज़ादी के बाद? क्या उनकी सबसे बड़ी चिंता भारत में जनतंत्र की स्थापना थी? तो प्रोफेसर पलात ने कहा कि भारत में नेहरू जनतंत्र को भी इसलिए चाहते थे कि वे उनकी सबसे बड़ी चिंता थी भारत को एक रखना, है ना? भारत एक कैसे रहेगा, ये सबसे ऊपर उनकी चिंता थी। भारत में एकता कैसी बनी रहेगी। एक शब्द जो नेहरू के लेखन में बार-बार, है ना, फिसिफेरस टेंडेंसीज, यानी विभेदकारी प्रवृत्तियां। तो नेहरू हमेशा कहते थे कि हमारे समाज में विभेदकारी प्रवृत्तियां बहुत सक्रिय हैं, प्रवृत्तियों से हमें सावधान होना चाहिए। और नेहरू का एक बहुत पसंदीदा शब्द था इंटीग्रेशन, लोगों को एक साथ लाना है। मैं जब बहुत बच्चा था, नेहरू तो गुजर चुके थे, लेकिन उस वक्त मुझे मालूम नहीं कि अब स्कूलों में ये होता है कि नहीं, लेकिन उस वक्त स्कूलों में एक अभियान चला करता था, सरकारी अभियान ही था, जिसको नेशनल इंटीग्रेशन कैंप कहा करते थे। तो उसमें जैसे बिहार के बच्चों को, स्कूली बच्चों मिज़ोरम ले जाया जाता था, मिज़ोरम के बच्चों को हो सकता है तमिलनाडु ले जाया जाता हो, और वहाँ हम काफ़ी समय गुजारते थे। तो ये सारा जो अभियान शुरू हुआ था, वो एक राष्ट्र बनाने का अभियान था। तो आप देख रहे हैं कि नेहरू के सामने चुनौती क्या है? नेहरू के सामने चुनौती है, वे राष्ट्रवादी नहीं हैं, वे एक अंतर्राष्ट्रीयतावादी हैं, लेकिन उनके ऊपर जिम्मा है कि वे एक राष्ट्र बनाएंगे। वे व्यक्ति को सर्वोपरि मानते हैं, व्यक्ति सबसे ऊपर है, लेकिन उनके सामने जिम्मा है एक राज्य को बनाने का, और राज्य और व्यक्ति में हमेशा टकराव होता रहता है। तो इस टकराव को का संतुलन कैसे किया जाए, ये नेहरू के सामने, लेकिन व्यक्ति सबसे ऊपर है। अलग अलग व्यक्ति का चेहरा दिखना चाहिए, ये नेहरू की चुनौती थी। लेकिन हम अक्सर जब राष्ट्र के बारे में बात करते हैं तो हम अलग अलग व्यक्ति को भूल जाते हैं, अलग अलग स्वर को भूल जाते हैं। हम एक सामूहिक स्वर की बात करने लगते हैं। तो ये सारी चुनौतियां नेहरू के सामने थी। तो अगर हम नेहरू को के बारे में बात करें तो नेहरू के इन चुनौतियों के बारे में बात करें, ये चुनौतियां नेहरू के सामने थी। क्या इन चुनौतियों का वो पूरी तरह से इनका सामना कर पाए? क्या वे पूरी तरह से सफल कहे जाएंगे? यह एक प्रश्न है। और कोई कह सकता है कि नहीं, वे पूरी तरह से सफल नहीं थे, और अगर आप कहेंगे वे पूरी तरह से सफल नहीं थे तो आप ठीक ही कहेंगे। आखिर गांधी भी असफल थे, नेहरू भी असफल थे, यीशु मसीह भी असफल थे, गौतम बुद्ध भी असफल हुए। लेकिन उनके असफल होने का मतलब क्या है? उनके असफल होने का मतलब जो वे विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, उन विचारों का गलत हो जाना नहीं है ना? सिर्फ ये है कि जो साधन उनसे करना चाह रहे थे उन विचारों को, वे साधन पर्याप्त नहीं थे, या तैयारी पूरी नहीं थी, या समय पूरा नहीं था। लेकिन हमें अभी भी बार बार सोचना चाहिए कि जो विचार गांधी के थे, जिसको नेहरू अपना विचार कह रहे हैं, वह विचार उपयुक्त विचार हैं कि नहीं किसी भी समय। मैं 1947 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 2024 की बात, 2024 में भारत के लिए वो विचार अच्छा है कि नहीं, और जो विचार भारत के लिए अच्छा है वो बांग्लादेश के लिए भी अच्छा होगा, वो श्रीलंका के लिए भी अच्छा होगा। जब हम धर्मनिरपेक्षता कह रहे हैं तो वह सिर्फ भारत के लिए ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान के लिए भी ठीक होना चाहिए, वह श्रीलंका के लिए भी ठीक होना चाहिए। इसलिए जब हम कहते हैं बहुसंख्यकवाद का विरोध, है ना, तो भारत में वह बहुसंख्यकवाद तो हमेशा हिंदू शक्ल में आएगा, क्योंकि हिंदू यहाँ बहुसंख्या में
लोगों को विश्वास दिलाया जा सकता है कि आप हिंदू हैं और वो बहुसंख्या में आएंगे, तो बहुसंख्यकवाद हिंदू बहुसंख्यकवाद के रूप में आएगा। श्रीलंका में वो किस रूप में आएगा? श्रीलंका में वो बौद्ध बहुसंख्यकवाद के रूप में। पाकिस्तान किस रूप में दिखलाई पड़ता है? वो सुन्नी मुसलमान बहुसंख्यकवाद के रूप में दिखलाई पड़ता है। बांग्लादेश में भी वो मुसलमान बहुसंख्यकवाद के रूप में दिखलाई पड़ेगा। बर्मा में वो किस प्रकार दिखलाई पड़ेगा? बर्मा में वो बौद्ध बहुसंख्यकवाद के रूप में दिखलाई पड़ेगा। अमेरिका में वो श्वेत ईसाई बहुसंख्यकवाद दिखलाई पड़ेगा। तो अगर हम यह मानते हैं, अमेरिका में हाल में चुनाव हुए, आप देखिए अमेरिका में राष्ट्रपति पद के लिए 2 उम्मीदवार कौन कौन थे? एक डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी कमला हैरिस थे ना, 2 उम्मीदवार। कमला हैरिस कौन है? वो आधी दक्षिण एशियाई हैं या आधी तमिल हैं या हिंदुस्तानी हैं, आधी वो क्या है? जमाइकन है या तो लेकिन वो अमेरिकी हैं। अमेरिका में राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार होने के लिए में हालांकि इस बात को उनके खिलाफ इस्तेमाल किया डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन कमला हैरिस हो ही नहीं सकती हैं राष्ट्रपति, है ना। कमला हैरिस राष्ट्रपति हो सकती थी। आप ध्यान दीजिए, इंग्लैंड में बहुसंख्या किनकी है? श्वेत ईसाइयों की है। लेकिन इंग्लैंड का प्रधानमंत्री अभी कुछ दिन पहले तक कौन था? आपको नाम याद है उनका? कुछ दिन पहले तक किसी को नाम याद है? ऋषि सुनक थे। तो ऋषि सुनक कौन? हिंदू, भारतीय, है ना। उनकी ससुराल बैंगलोर, नारायण मूर्ति उनके ससुर हैं, सुधा मूर्ति उनकी सास हैं, उनकी पत्नी हिंदू भारतीय हैं, लेकिन वो प्रधानमंत्री हो सके। कमला हैरिस राष्ट्रपति हो सकती थी। लेकिन भारतवर्ष में क्या हम इसकी कल्पना कर सकते हैं? यह एक समय आया कि भारतवर्ष में संभावना थी कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हो जाए, लेकिन कितना हाहाकार मचा, है ना। भारतीय जनता पार्टी की 2 जो औरत नेता थी, उन्होंने कहा हम अपना सर मुड़ा देंगे, हम नंगे फर्श पर सोएंगे, हालांकि हमारे पति जीवित हैं, लेकिन हम विधवा की तरह जीवन व्यतीत करेंगे अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन गई। तो भारतवर्ष जो अपने आप को कहता है कि वह बहुत ही सहिष्णु है, जो वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, कहा जाता है, भारतवर्ष में क्या इस बात की हम कल्पना कर सकते हैं कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री हो? क्या लंदन का मेयर कौन है? क्या हमें पता है लंदन का मेयर कौन है? लंदन का मेयर एक मुसलमान है, पाकिस्तानी मूल का मुसलमान, दूसरी पीढ़ी का पाकिस्तानी मूल का मुसलमान। क्या हम भारतवर्ष में इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री मुसलमान हो? यहाँ तो गुजरात में चुनाव हो रहा था, तो नरेंद्र मोदी ने भाषण देना शुरू किया चारों तरफ, है ना। हाँ, आपने ठीक नाम लिखा पूजा। नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने कहना शुरू किया, अगर कांग्रेस जीत गई तो गुजरात का मुख्यमंत्री एक मुसलमान हो जाएगा। तो क्या एक मुसलमान गुजरात का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? उसी तरह असम में जब इसके पहले जब चुनाव अभियान चल रहा था, इस बार वाले के पहले विधानसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने चिल्ला चिल्ला कर कहना शुरू किया कि अगर हम नहीं बनेंगे तो फिर बदरुद्दीन अजमल मुख्यमंत्री बने। तो क्या बदरुद्दीन अजमल को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार नहीं है? वो अच्छा है या बुरा है वो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या मुसलमान होने के चलते कोई भारत का प्रधानमंत्री नहीं होगा? क्या कोई भारत का मुख्यमंत्री नहीं होगा किसी राज्य का? तो यह इस अवस्था में हम हैं। लेकिन नेहरू जो भारत देख रहे थे, उस भारत में बहुसंख्यकवाद की जगह नहीं थी। तो नेहरू यह कह रहे थे कि भारत का नेतृत्व कर सकता है, यह संसद अगर पूरी तरह से हिंदुओं से भरी हो तो भी वो पूरे भारत की होगी। उसी प्रकार अगर यह संसद पूरी तरह से मुसलमानों से भरी हो तो भी वो भारत की होगी, के लोगों का नेतृत्व करेगी। यह विचार नेहरू का था।
और यह विचार एक सभ्य विचार है, एक ऐसे राष्ट्र का विचार है जो सभ्य कहता है अपने आप को। इसलिए नेहरू के लिए जो सबसे ज्यादा चिंता थी वो ये सभ्य लोग हैं कि नहीं, सिविलाइज्ड हैं कि नहीं, सभ्य तरीके से एक दूसरे से पेश आ सकते हैं कि नहीं, हम अपनी एक दूसरे से असहमति सभ्य तरीके से रख सकते हैं कि नहीं। तो अगर आप नेहरू के प्रधानमंत्री का काल देखेंगे 17 साल का, तो आप ये देखेंगे कि नेहरू के ने अपने समय में संसद को बहुत मजबूत किया। संसद को मजबूत करने का मतलब क्या है? संसदीय जनतंत्र के स्वभाव को मजबूत करना। इसका मतलब जो विपक्ष की आवाज है, उस विपक्ष की आवाज को पूरी जगह देने की कोशिश करना, कि विपक्ष की आवाज पूरी तरह से सुनाई पड़े, उसके लिए सारी व्यवस्था। इसलिए नेहरू के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, तो उन्होंने पूरा अविश्वास प्रस्ताव बहुत ही ध्यान से बैठ के सुना और सबका उत्तर दिया। वो आज के प्रधानमंत्री की तरह नहीं कि हम किसी को नहीं सुनेंगे, या तुम कौन हो, तुम्हें बोलने का अधिकार क्या है, मैं नहीं बैठता। संसदीय स्वभाव विकसित करना वो क्या है? बैठकर अपना विरोध सुनना, अपने विरोधियों की बात सुनना, अपने विरुद्ध जो तर्क दिए जा रहे हैं उनको सुनना, सम्मान पूर्वक सुनना, उनका उत्तर देना, यह जनतांत्रिक स्वभाव विकसित करने की कोशिश है। तो नेहरू यह सब करने का प्रयास कर रहे थे। यह सब प्रयास किसी एक व्यक्ति के जीवन में सब साकार हो जाए, यह संभव नहीं है। इसके लिए एक लंबा अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि जनतंत्र एक बहुत नई चीज है, धर्मनिरपेक्षता बहुत नई चीज है, वो हमारे स्वभाव के लिए नया है। तो इसलिए हमें अपने आप को उसमें शिक्षित करना पड़ता है। वो एक लंबी प्रक्रिया है। और जैसा मैं कह रहा था कि भारतवर्ष में उसके विरुद्ध काफी मजबूत शक्तियां थी और वो धीरे धीरे मजबूत होती चली गई। कांग्रेस में भी उसको मानने वाले लोग थे। जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का विचार था, यहाँ ज्यादातर लोग कांग्रेस के हैं। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप पढ़िए कांग्रेस का इतिहास और आप देखिए कि नेहरू गांधी के बाद बिल्कुल अकेले रह गए थे, क्योंकि कांग्रेस के ज्यादातर नेता, वो चाहे वल्लभ भाई पटेल हों, राजगोपालाचारी को मैं नहीं रख रहा हूं क्योंकि वो अलग हो गए थे, लेकिन राजेंद्र प्रसाद हों, संपूर्णानंद हों, रविशंकर शुक्ल हों, बाकी तमाम लोग हों, वे उतनी दृढ़ता से धर्मनिरपेक्ष नहीं थे। इसलिए नेहरू एकदम ही एक अकेलेपन में वह संघर्ष चला रहे थे जो एक समय में गांधी के साथ मिलकर चला रहे थे। इसलिए गांधी की हत्या के बाद नेहरू एकदम ही अकेले पड़ गए नेहरू थे, और वह अकेला व्यक्ति 16 साल तक अकेला रहा। उसको अकेले धर्मनिरपेक्षता का संघर्ष करना पड़ा। उसमें कांग्रेस के नेताओं ने उसका बहुत सहयोग नहीं किया, वरना बाबरी मस्जिद का विवाद नहीं होता, क्योंकि बाबरी मस्जिद में 1939 में मूर्तियां जबरदस्ती रख दी गई थी। तो गोविंद वल्लभ पंत हो या सरदार पटेल हो या बाकी लोग हों, उन्होंने उतना दृढ़ता से नेहरू का साथ नहीं दिया, वरना उसको सुलझाया जा सकता था, खत्म किया जा सकता था। तो ये कह रहा हूं कि नेहरू ने बहुत ही विपरीत परिस्थिति में, खुद कांग्रेस के भीतर विपरीत परिस्थिति में, कांग्रेस के बाहर विपरीत परिस्थिति में जनतांत्रिक स्वभाव को विकसित करने का संघर्ष किया। तो हम नेहरू के बारे में बात करें तो हम इन सारी स्थितियों को ध्यान में रखें। नेहरू का प्रशंसक होने की आवश्यकता नहीं है। नेहरू की आलोचना के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो नेहरू पर आलोचनात्मक तरीके से, सहानुभूति के साथ, और उनकी मुख्य दिशा, किसी भी व्यक्ति के बारे में हम जब बात करें तो मुख्य दिशा देखनी चाहिए। उसकी मुख्य दिशा क्या है? नेहरू की मुख्य दिशा थी व्यक्ति का सम्मान, व्यक्ति की स्वाधीनता, अंतर्राष्ट्रीयतावाद, वैज्ञानिक स्वभाव, एक तरह की एक मिलनसार स्वभाव, एक खुला स्वभाव, एक जनतांत्रिक स्वभाव। यह नेहरू की दिशा थी। चाहते थे कि यह देश महान और सर्वश्रेष्ठ नहीं, बल्कि एक भला और अच्छा देश हो। वे हमेशा कहते थे किसी देश को नापा जाता है कैसे? उस देश के लोगों की क्वालिटी से। लोगों की क्वालिटी क्या है? अच्छी क्वालिटी है कि नहीं क्वालिटी अच्छी क्वालिटी है? वो अच्छे ढंग से सोचते हैं कि नहीं? उनकी भाषा क्या है? इस प्रकार लोगों को देखा जा सकता है। नेहरू पर विचार करने के कुछ तरीके हो सकते हैं। मैं अपनी बात यहाँ रोक रहा हूँ क्योंकि यह बात बहुत ही लंबी चल सकती है, लेकिन आप में से ज़्यादातर यहाँ औरतें हैं और मैं जानता हूँ कि
अभी आप में से बहुत सारे लोगों को हो सकता है खाना बनाना हो और कुछ और चीज़ें करनी हो। हम मर्द लोग अभी भी खाना बनाना बहुत सीख नहीं पाए हैं, और जब हमारे घरों की औरतें कुछ और काम कर रही हों तो हम संभाल लें घरों को, ऐसा भी हम बहुत सीख नहीं पाए हैं। तो इसलिए आप पर दोहरा जिम्मा हो जाता है। इसलिए भी मैं इस बातचीत को रोक रहा हूँ, लेकिन इसलिए नहीं कि आप जाके खाना बनाने लगें। आप दूसरे लोगों को कह सकती हैं। मैं अगर कोई सवाल हो तो हम सवाल कर सकते हैं। एक प्रश्न आया इस बीच में कि विदेश नीति के बारे में कुछ कहें। तो नेहरू की विदेश नीति पहले तो इस बात पर आधारित थी कि हर राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय में बराबरी की जगह होनी चाहिए। हर राष्ट्र को समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। कोई भी राष्ट्र, कोई भी देश अपनी सैन्य क्षमता के बल पर दुनिया का चौधरी नहीं हो सकता, और हमें सबसे बंधुत्व का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए हम किसी के भी एकमात्र किसी के करीब होकर नहीं रहेंगे। इसलिए नेहरू ने कि हम दुनिया के हर देश से कुछ न कुछ ले सकते हैं। नेहरू ने भारत की आर्थिक नीतियां बनाने के समय अमेरिका से भी सहयोग लिया, उन्होंने इंग्लैंड से भी सहयोग लिया। जो अर्थशास्त्री यहाँ आए भारत की अर्थव्यवस्था पर विचार विमर्श के लिए, वो यूरोप के भी थे, वो अमेरिका के भी थे, वो सोवियत संघ के भी थे, हर जगह से। तो अंतर्राष्ट्रीय नीति में उनकी सबसे पहली नीति थी शांति की, कि दुनिया में युद्ध नहीं होने चाहिए। द्वितीय युद्ध का अनुभव सबसे ताज़ा था। और नेहरू, मैंने जैसा कहा, गांधी ने इसलिए भी प्रधानमंत्री के रूप में चुना कि नेहरू को, यह बहुत दिलचस्प है अगर आप नेहरू को पढ़ेंगे, 1947 के पहले ही पूरी दुनिया में नेहरू को एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति माना जाता था, उनकी इज्जत थी। नेहरू जब इटली गए तो मुसोलिनी ने कहा कि वो मिलना चाहते हैं, नेहरू ने मिलने से इनकार कर दिया। तो नेहरू की दृष्टि बहुत स्पष्ट थी। नेहरू मुसोलिनी से नहीं मिले क्योंकि वे फांसीवाद विरोधी थे, तो उन्होंने मुसोलिनी से मिलने से इनकार किया। लेकिन नेहरू का सोचिए, एक गुलाम देश में नेहरू की हैसियत क्या थी? नेहरू जब, तो मुसोलिनी क्यों उनसे मिलना चाह रहा है? उसी तरह नेहरू दूसरे देशों में भी उसी वक्त नेहरू को अंतर्राष्ट्रीय जगत के नेताओं में से एक नेता माना जाता था। उन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, और उसका मतलब यही कि वे ये नहीं मानते थे कि दुनिया को गुटों में बटा हुआ होना चाहिए। एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी है जिसमें सब एक दूसरे से सहयोग करेंगे, और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में अनेक देश, वे सारे देश जो उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे, वे स्वाधीन देश थे। जो पश्चिम के आधिपत्य से आज़ाद हुए थे, वे ज़्यादातर देश उसमें शामिल हुए। तो उनकी नीति स्वाधीनता की नीति थी, राष्ट्रीय मामलों में भी किसी देश के निर्देशन में चलने वाली नहीं, और किसी दूसरे देश के हित को साधने के लिए अपने आप को समर्पित करने के लिए नहीं, लेकिन हर देश के हित का ख्याल रख नीति उनकी विदेश नीति का आधार थी, और वही कूटनिरपेक्षता की नीति का आधार थी। एक कोई हाथ उठा हुआ है? शिवलाल, सर, क्या मुझे आप करेक्ट कर सकते हो कि एज पर द सिटीजनशिप एक्ट द फॉरेन बॉर्न पर्सन कैन नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, बिकॉज ऑफ दैट सोनिया गांधी जी ने प्राइम मिनिस्टर नहीं बना था लीगली, पर सुब्रमण्यम स्वामी जी ने केस फाइल किया। दैट्स फॉर द वर्जन ऑफ द बीजेपी। क्या आप उसे That's wrong. Sonia is an Indian citizen. She is an Indian citizen, और ऐसा कोई नियम नहीं है। उनको भारतीय नागरिकता प्राप्त है, और जो भारतीय नागरिक है वो प्रधानमंत्री हो सकता है। यह बहुत स्पष्ट था। लेकिन मैं ये जानता कि कांग्रेस में भी उस चीज़ को लेकर बहुत दुविधा थी, और आखिरकार आप जानते हैं कि कांग्रेस से कुछ लोग अलग हुए उस विचार पर। तो मैं सिर्फ यह कह रहा हूँ कि भारतवर्ष में खुले बहुत कमी है। हम लोग कहते रहते हैं कि हाँ, अमेरिका में कमला हैरिस हो सकती हैं, ऋषि सुनक हो सकते हैं, कनाडा में एक सिख हो सकता है प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया में हो सकता है एक सिख या कोई और राजनीतिक दल का नेता और प्रधानमंत्री विपक्षी दल का नेता। लेकिन भारत में तो मुसलमान भी नहीं हो सकता, है ना। उसकी 10 पीढ़ियां 15 पीढ़ियां हों
तो भी वो मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, या प्रधानमंत्री होने की बहुत दूर की है। तो हम सिर्फ अपने देश की इस यह जो संकुचित और संकीर्ण मनोवृत्ति है, इसके बारे में सोचें। सोनिया गांधी का जो Thank, विरोध हुआ वो इस क्षुद्र और संकुचित मनोवृत्ति के चलते हुआ था। thank you, sir. नेक्स्ट रीमा। जी रीमा। हाँ रीमा, रीमा आप बोल रहे हैं, आप आपका माइक अनम्यूट कीजिए। आप ही कर दीजिए रीमा, लगता है या तो हाथ उठाकर कहीं चली गई हैं। तो ठीक है। रजनीकांत बोले। प्रीति, प्रीति लेते पहले। प्रीति मान जी, आप बोलिए। जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ बोलिए, आपकी आवाज आ रही प्रीति जी, बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते प्रीति। सर जैसे मैंने थोड़ा सा नेहरू के बारे में पढ़ा है, तो नेहरू जी अपनी आलोचना करवाते थे सर। तो क्या आज की राजनीति में ये संभव है? और सर क्या आज नेहरू जी होते तो जो चीजें आज चल रही हैं तो वो किस तरह से हैंडल करते सर? ये कहना तो बहुत कठिन है कि वो कैसे हैंडल करते, लेकिन यह समझना बहुत ही आवश्यक है कि नेहरू का विरोध बहुत होता था, है ना। ये नहीं मानना चाहिए कि नेहरू सर्वप्रिय थे। नेहरू का अगर आप संसदीय बहसें पढ़ेंगी, संसद की बहसें, संसद के बाहर के भाषण पढ़ेंगी, वो राम मनोहर लोहिया का हो, अटल बिहारी वाजपेयी का हो, राजगोपालाचारी का हो, तमाम लोगों का हो, तो इन 17 सालों में नेहरू का जितना विरोध हुआ उतना बहुत कम लोगों का होगा। और नेहरू बहुत ही लोकप्रिय थे लोगों, लेकिन उन्होंने उस विरोध को रोकने की कोशिश नहीं की। वह नेहरू की आलोचना, बहुत तीखी आलोचनाएं प्रकाशित है ना। तो नेहरू ने वह जो आलोचना का और विरोध का की संस्कृति थी, उस संस्कृति को बनाए रखा ना। नेहरू ने एक लेख लिखा, वो बहुत दिलचस्प लेख है। नेहरू ने खुद अपने ऊपर एक लेख लिखा, बाद में उन्होंने बताया कि ये मैंने लिखा है। उन्होंने कहा कि नेहरू में यह खतरनाक प्रवृत्ति है कि वह तानाशाह हो सकता है। ये खुद उन्होंने अपने ऊपर लिखा। तो ये वो दरअसल क्या कह रहे थे, वो ये क्या कह रहे थे कि कोई बहुत लोकप्रिय नेता होता है जनतंत्र में, जनता का ही के बीच बहुत लोकप्रिय हो, उसका खतरा होता है कि वह तानाशाह बन जाए। इसलिए जनतंत्र से ही तानाशाही आती है, तो उसको उस पर नियंत्रण करना, काबू करना बहुत ही आवश्यक है। और उसके लिए आवश्यक है आलोचना की संस्कृति को बनाकर रखना। आपस में भी, जैसे आप एक शक्ति अभियान चला रहे हैं या युवा कांग्रेस है, तो उसमें आपस में भी बहस होती है कि नहीं, यह सब लोग एक ही स्वर में बोलते हैं। अगर एक ही स्वर में बोलते हैं तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है ना। इसका मतलब आप में से कोई विचार नहीं कर रहा है, तो यह बहुत बुरा है। और इसको नेहरू भी बुरा मानते थे। आज का जो समय है, यह तो एक अलग किस्म का समय है, जिसमें नेहरू के समय नेहरू का विचार एक तरह से प्रमुख विचार था, और जो विचार आज प्रमुख है वह उस वक्त गौण था, यानी वह संघर्ष कर रहा था। आज वह विचार प्रमुख है। लेकिन अगर आज नेहरू होते तो निश्चय ही, नेहरू का एक भाषण याद कीजिए जो शायद 1957 के चुनाव के समय दिया गया भाषण है, और वो कांग्रेस के लोगों को भाषण दे रहे हैं, कांग्रेस की मीटिंग में। वो ये कह रहे हैं कि मुझे चुनाव हारना पसंद है, लेकिन मैं अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं कर सकता। यानी धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत, इससे मैं बिल्कुल समझौता नहीं कर सकता। तो आप अगर 1947 के बाद से नेहरू की जनसभाओं के भाषण उठा के देखेंगे, तो आप देखेंगे वो लगातार सावधान कर रहे हैं कि भारत के सामने सबसे बड़ा खतरा है हिंदू संप्रदायवाद का, हिंदू बहुसंख्यकवाद का सबसे बड़ा खतरा है। ये नेहरू लगातार सावधान कर रहे हैं, जबकि उस समय संसद में जनसंघ की उतनी सीटें नहीं हैं, आरएसएस उतना मजबूत नहीं है, लेकिन नेहरू को दिख रहा था कि एक बड़ा खतरा है, उसे सावधान कर रहे थे। तो 1961 में एक बड़ी घटना हुई। वो घटना क्या थी, जिसको कहते हैं अष्टग्रह योग, है ना। हिंदुओं में 8 ग्रह एक लाइन में आ गए,
तो माना गया कि ये तो बहुत बड़ी घटना है, इससे ये होगा वो, और चारों तरफ यज्ञ होने लगे, कुछ और होने लगे। और नेहरू उस समय चुनाव सभाएं कर रहे थे। तो नेहरू ने लेकिन उस समय भी अष्टग्रह योग के खिलाफ भाषण दिया। तो आप ये देखिए, अब कांग्रेस में अभी शायद ही किसी ये हिम्मत हो। बहुत समय पहले ये हुआ था, आप में से कई लोग बहुत कम उम्र के रहे होंगे, कुछ लोगों को याद होगा कि अचानक पूरे देश में हल्ला उठा, बल्कि वॉशिंगटन में भी हुआ और दूसरी जगह भी। बल्कि मैं तो पटने में था, वॉशिंगटन से हमें फोन आया कि गणेश जी दूध पी रहे हैं। आपको याद है, आप में से किसी को? गणेश जी दूध पी रहे थे। गणेश जी दूध पी रहे हैं, गणेश मूर्ति दूध पी रही है। इस बात दूरदर्शन पर और बाकी जगह इसका खंडन किया गया, लेकिन किसी नेता की ये हिम्मत नहीं हुई कि वह आकर बोले कि ये गलत है ना, क्योंकि लोग डर गए कि जो हिंदू आस्था है वो टूट जाएगी। लेकिन नेहरू उस समय लगातार बोलते रहे कि यह एक बेवकूफ़ी है, इस बात को मानना, यज्ञ करना बेवकूफ़ी है, यज्ञ करने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो नेहरू जाहिर है इस समय वही उनका रुख था, और वह धर्मनिरपेक्षता, इस समय तो कांग्रेस का कोई व्यक्ति धर्मनिरपेक्षता शब्द ही नहीं बोलता है। लोग इतना डर गए, कांग्रेस के लोग इतने डरे हुए है ना। वो आप जितने भाषण है उठा के देख लीजिए, विश्लेषण, उनमें निकालिए कहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द का कोई इस्तेमाल करता है? कोई नहीं करता है। कोई सांप्रदायिकता शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करता। कांग्रेस का कोई नेता मुसलमान भी नहीं बोलता है। यानी अगर है कि भाई मुसलमानों पर हमला हो रहा है, मॉब लिंचिंग हो रही है, तो आप बोलेंगे ना कि मुसलमानों पर हमला नहीं होना चाहिए। कांग्रेस का कोई नेता वो भी नहीं बोलता है। कांग्रेस के नेता कहते हैं सब पर, किसी पर हमला नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहता है कि ये गलत हो रहा है कि मुसलमानों पर हमला हो रहा है, ये गलत हो रहा है कि ईसाइयों पर हमला हो रहा है, ये नहीं कहता है। तो फिर वो कौन, नेहरू की पार्टी का व्यक्ति कैसा है? आगे जाते हम, रजनीकांत जी। थैंक यू सर। मैं भी काफ़ी सालों से तालीम का काम करता रहा हूँ पार्टी के साथ। तो इसी चीज़ को जो आपने बताया कि अगर कोई सरदार के साथ अन्याय हुआ है, उस बात को मैं थोड़ा और ज़्यादा आगे ले जाता हूँ, वही शेयर करना चाहता सबके साथ, कि मैं उनको उल्टा ये भी पूछता हूँ कि नेहरू क्यों, वो भी भगत सिंह अपने जो लेख है उसके बारे में बताते हैं, नए नेताओं के अलग अलग विचार। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि भगत सिंह का सबसे फेमस नारा कौन सा है, तो वो बताते हैं कि इनकलाब जिंदाबाद। फिर उनसे पूछता हूँ इनकलाब का मतलब क्या है। जैसे ये सवाल आता है सब चुप हो जाते हैं, क्योंकि इनकलाब का डिटेल शायद ही किसी नौजवानों के पास या किसी के पास है कि हम पूर्ण परिवर्तन की बात है। फिर उनको एक्सप्लेन करता हूँ कि भगत सिंह ने अपने लेख में स्पष्ट लिखा है, और वो मैं कोट करता हूँ उनके सामने कि जहाँ तक विचारों का संबंध है, वहाँ तक इस समय पंजाबी नौजवानों को उनके साथ लगना चाहिए, यानी कि नेहरू के साथ लगना चाहिए, ताकि वे इनकलाब के वास्तविक अर्थ, हिंदुस्तान में इनकलाब की आवश्यकता और दुनिया में इनकलाब का स्थान क्या है आदि के बारे में जान सकें। सो आई से कि भगत सिंह जो इनकलाब लाना चाहते थे, वो इनकलाब वास्तविकता में उनके बाद उनको लगता था कि जो बड़ा नेता है जो ला सकता है वो नेहरू है। तो भगत सिंह और नेहरू एक बन जाते उस नौजवान के दिमाग में, और उस तरह से फिर मैं बातें छेड़ता हूँ। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद, क्योंकि इनकलाब के साथ जब नेहरू को जोड़ते हैं तब उनको समझ आता है हाँ, भगत सिंह का विजन जो था वो नेहरू का विजन था। तो ऐसा ही देश, दोनों जो देश बनाना चाहते वो यही बनाना चाहते थे। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक कह रहे हैं रजनीकांत जी, बहुत शुक्रिया। किसी का कोई और सवाल? यह लेख सबको पढ़ना चाहिए। तो रजनीकांत जी ने जो लेख बतलाया, ये प्रकाशित है भगत सिंह, जो संपूर्ण भगत सिंह का काम है, राजकमल प्रकाशन, आधार प्रकाशन से प्रकाशित। इसको रजनीकांत जी सबको शेयर भी कर दे सकते हैं। ओके, आई विल शेयर इट विद देम सर। हाँ, सबको आप दे दीजिए जी। धन्यवाद। हेलो, हाँ बोलिए।
जी, नमस्कार। मेरा नाम सारिका कटोच है और मैं हिमाचल से हूँ। बहुत अच्छी आपने जानकारी दी। बहुत से जो नेहरू जी के पहलू थे, उनके ऊपर आपने प्रकाश डाला। सर, मेरा प्रश्न ये है कि अ, नेहरू जी का जो रणनीतिक विचारधारा थी, हमारे जो पड़ोसी देश हैं और राजनीतिक भी, किंतु रणनीतिक में जो है, उस पे अधिक जो है मैं ज़ोर दूँगी। वो किस तरह की थी? बहुत से लोग जो लेख हैं उसके ऊपर लिखे गए हैं, लेकिन सही मायने में वो किस तरह से जो है इन चीज़ों को देखते थे उस समय के परिप्रेक्ष्य में और भविष्य में भी जो है वो किस तरह से जो है मतलब संबंधों को जो है वो देखते थे? कृपया इस पे प्रकाश डालें। धन्यवाद। आप बहुत शुक्रिया। आपने सिद्धांत सुना होगा, पंचशील का सिद्धांत। जी। बंडुंग सम्मेलन हुआ था जिसमें देश शामिल थे। तो नेहरू की जो पहली नीति थी वो ये है कि सारे ही पड़ोसी राष्ट्रों के साथ आप मित्रता के संबंध में रहेंगे, है ना? तो आप बड़े हैं, भौगोलिक दृष्टि से बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप इस पूरे पड़ोस में बड़े भाई हैं। बड़े भाई की तरह आप नहीं रहेंगे, आप बराबरी के साथ रहेंगे और किसी पर धौंस पट्टी जमाने की कोशिश नहीं करेंगे। जाहिर है हर राष्ट्र राज्य जो बनता है वो अपने हितों के बारे में सोचता है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम नेपाल का भी निर्धारित करने लगे हैं, हम पाकिस्तान का भी। पाकिस्तान एक ऐसा पड़ोसी था जिसके साथ काफ़ी उलझन थी, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी अच्छे अच्छे पड़ोस अ, का निर्वाह करने की बात की। तो अगर मोटा संक्षेप में हम समझना चाहें तो यही सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है? एक ऐसा वातावरण निर्मित करना जिसमें आपके पड़ोसी से कम हो। और उस पड़ोसी में चीन भी था, लेकिन दुर्भाग्य से चीन से सबसे ज़्यादा संघर्ष की स्थिति रही। नेहरू का समय अगर देखिए तो मुश्किलें क्या थी, जैसे पाकिस्तान था या था, तो नेहरू को कभी पूरी तरह से एक शांत सीमा नहीं मिली, है ना? तो काफ़ी ध्यान, ये नेहरू ने इस बात पर अफ़सोस भी ज़ाहिर किया कि हमें अपना बजट का बहुत से युद्ध की तैयारी बाकी चीज़ों में लगाना पड़ रहा है जो हमें देश में लगाना चाहिए। तो नेहरू को इसकी चिंता बहुत ज़्यादा थी। अगर आप उस वक़्त का ख़्याल कीजिए, 1947 का ख़्याल, निरक्षरता की स्थिति को देखिए, कितनी निरक्षरता, भयानक। भारत में जो दरिद्रता थी, उसकी स्थिति देखिए। भारत के उद्योग-धंधों की जो स्थिति थी, उसको आप देखिए। भारत में खेती की जो हालत थी, उसको देखिए। नेहरू की सबसे ज़्यादा चिंता थी कितनी तेज़ी से हम लोगों कम से कम इतना पैदा कर सकें कि लोग खा सकें। तो इसलिए जो संसाधन है वो उधर लगें। तभी हो सकता है जब हमारे कम से कम सीमाएँ शांत रहें। तो इसलिए अधिकतम प्रयास उन्होंने यह किया। लेकिन मैं फिर यह कहना चाहूँगा कि इस मसले पर मुझसे अधिक जानने वाले मौजूद हैं जिन्होंने इस विषय पर काम किया है, और किसी समय अगर आपको मौका मिले तो श्रीनाथ राघवन या सुशांत सिंह को आप आमंत्रित कर सकती हैं, जो इस विषय पर आपसे करेंगे और ज़्यादा गहराई से और समझदारी से बात करेंगे। वो इसके विशेषज्ञ हैं। जी, धन्यवाद। ज़रूर हम उनको आमंत्रित करेंगे। हम आगे जाते अवंतिका। जी, थैंक यू श्रद्धा। सर, मेरा एक बहुत छोटा-सा सवाल है कि हम हमेशा से सुनते आए हैं गांधी हैं, अंबेडकर हैं, नेहरू हैं, ये सभी नारीवादी नेता रहे हैं, हमेशा से। इनके अलग-अलग कोट्स हमें देखने को मिलते हैं और लगातार हम आपसे सुन रहे थे अभी भी, इससे पहले भी जिन लोगों से भी बात हुई है, ये हमने हमेशा सुना है। गांधी, नेहरू, अंबेडकर नारीवादी नेता रहे हैं हमेशा अपने-अपने समय के। नेहरू जी पर मैं वापस आके आपसे सवाल मेरा ये है कि ये बातें तो लगातार उनकी बातों में समझ में आया कि वो नारीवादी थे, लेकिन वो कौन से एक्शन प्लान्स थे या कौन से अभियान थे, ऐसे उनके कौन से फैसले थे, जहाँ पर ये हम उनको मतलब साक्षात होते हमें दिखा है कि हाँ, उनके प्राथमिकताओं में महिलाओं का विकास भी बराबर रूप से था। और अगर ऐसे कुछ फैसले हैं, ऐसा कुछ कहीं रेखांकित किया गया है इतिहास में, तो वो कौन-सी किताबें होंगी जिनकी तरफ हमें जाना चाहिए? एक तो नेहरू हों या गांधी हों या अंबेडकर हों, उनको नारीवादी कहना गलत है ना? क्योंकि नारीवादी शब्द का अपना मतलब है, वो फेमिनिज्म का अनुवाद है।
और ये नारीवादी नेता नहीं थे, इसको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि नारीवादियों ने इन नेताओं की विचारों पर लिखा है और इनकी आलोचना भी की है। जिसने गांधी की बहुत सारी मित्र थे, जो औरत मित्र थीं, जो उनके साथ काम करती थीं, विदेशी महिलाएं भी बहुत, उनमें एक थी शायद एलन हॉरुप थी या कोई और थी जो विदेशी महिला थी। उन्होंने गांधी को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाने के लिए भी बहुत मेहनत की, उसका अभियान चलाने में। लेकिन उन्होंने गांधी को एक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा कि अब तक मैं ये समझती थी कि गांधी ही भारत है, लेकिन अब मैं भारत को जानती हूँ, भारत गांधी से बड़ा है, और गांधी आप आखिरकार एक मर्द ही हैं, आपका दिमाग एक मर्द का दिमाग है, और वह भी एक हिंदू मर्द का दिमाग है। तो यह एक औरत लिख रही है, इसलिए इन सारे नेताओं की सीमा भी हमें समझनी चाहिए। ये नारीवादी नहीं है ना, लेकिन इनका मूल्य है स्वतंत्रता और समानता का मूल्य। इस मूल्य के चलते गांधी नारीवादी नहीं होते हुए भी गांधी के आंदोलन ने क्या किया? गांधी के आंदोलन ने एक ऐसा रास्ता खोला जिसमें लाखों लाख औरतें राजनीतिक आंदोलन में कूद गई। तो गांधी के औरतों से संबंधी बहुत सारे विचारों की आप आलोचना कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो रास्ता खोला, चूंकि बुनियादी सिद्धांत स्वाधीनता का है, बुनियादी सिद्धांत व्यक्ति के महत्व का है, और व्यक्ति औरत भी और मर्द भी है, इसलिए उस सिद्धांत के कारण औरतों को जगह मिली। और वही सिद्धांत नेहरू का सिद्धांत था। नेहरू एक आधुनिक व्यक्ति, और नेहरू औरत और पुरुष के समानता में विश्वास करते थे। तो जैसा मैंने कहा कि जो सबसे बड़ा कदम नेहरू की सरकार ने उठाया, जिसके चलते उन पर बहुत, वो हिंदू कोड बिल का था, और वो हिंदू औरतों को गैर बराबरी से आज़ाद करने का एक बहुत बड़ा कदम था। हालांकि बाद में उसका भी विश्लेषण हुआ और कहा गया कि वो पर्याप्त नहीं है, लेकिन उसके पीछे की दृष्टि ये थी। तो नेहरू की जितनी भी नीतियां थी, आप विकास की नीति देखेंगे, शिक्षा की नीति देखेंगे, उसमें औरत के लिए अलग से संसाधन निकालना, रिसोर्सेज निकालना, ये सब कुछ शामिल था, क्योंकि औरतों की बराबरी के बिना वो अपने राष्ट्र को एक अच्छा राष्ट्र बनता हुआ नहीं मानते थे कि यह हो। उसमें मुझे जो अवंतिका ने सवाल पूछा उसी से एक जोड़ना था। मैं आपकी बात से इस पर सहमत हूँ कि नारीवादी शब्द की एक अपनी एक अर्थ है, और मगर हम जिस कंटेक्स्ट में जब नारीवादी नेता कहते हैं तो मुझे लगता है कि ये शायद हमारे सामने फिर एक सवाल है कि कोई एक शब्द ढूंढने की जरूरत है, कि क्योंकि गांधी, नेहरू, अंबेडकर, इन जैसे जो लोग जो इन्होंने बेसिकली जो महिलाओं की तरफ की जो राजनीति थी, इनकी राजनीति बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इनका रास्ता क्लियर था, इनका रास्ता समानता और स्वतंत्रता की ओर जाता है। तो उस तरीके से इनके रास्ते में या इनके पूरे संघर्ष में हमें दिखता है कि महिला ज्यादा ही है, महिलाओं की तरह उनका जो झुकाव है या उनकी जो बातचीत है या बोलने का तरीका है, वो बाकी नेताओं से बिल्कुल अलग रहा है। तो हम कोशिश करना चाहते हैं कि इन नेताओं को जो जिनका स्वतंत्रता समानता का रास्ता महिलाओं की तरफ था, ये बात बिल्कुल सही है कि पितृसत्ता किसी को छोड़ती नहीं है, और उसके अवशेष हमको बाकी लेखन में भी दिख जाते हैं, जिसके तहत मुझे लगता है नारीवादी महिलाएं भी उस संदर्भ में उनकी आलोचना करती होगी। मगर मुझे ये भी लगता है कि कोई शब्द ढूंढने की जरूरत है, ताकि ये बाकी नेहरू, गांधी, अंबेडकर जी, बाकी नेताओं से हम अलग कर सके, जो हम कहना चाहते तथाकथित नारीवादी उस सेंस में हो सके। ठीक है, मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। और कोई सवाल? ठीक है, मुझे लगता है कि काफी बढ़िया बातचीत रही। एक नेहरू जी को एक समझने का और उनके बारे में अलग अलग जो आपने पहलू रखे, वो हम सभी को काफी सीखने के लिए
आगे जाने के लिए और समझदारी के लिए काफ़ी बढ़िया रहेगा। और आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि आज लगभग देश के 17-18 राज्यों से हमारी शक्ति अभियान की महिलाएँ और उसी के साथ हमारे साथ जो जुड़े हुए संवेदनशील पुरुष हैं, वो भी इसमें जुड़े हुए थे। तो इन सभी को आपकी बातचीत का बिल्कुल फ़ायदा होगा। इस तरह से हम उनकी और किताबें पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे और हमारा काम जो है, ये बातचीत बाकी लोगों के साथ भी बढ़ाए, ताकि सही अर्थों में, सही मायनों में नेहरू के बारे में कैसे बात करें, ये हम लोगों तक पहुँचा पाए, उनका सही योगदान पहुँचा पाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद अपूर्वानंद जी आपका। हमारी पहली श्रृंखला हमें लगता है हम काफ़ी बढ़िया तरीके से शुरू कर पाए और आपने इतना समय दिया। आपके लिए आप मुझे पता है आप आंदोलन के साथी हो, आप धन्यवाद पसंद नहीं करेंगे, मगर एक औपचारिक तौर पर मैं आपको पूरी शक्ति अभियान की तरफ से धन्यवाद करना चाहती हूँ। और हमें उम्मीद है हम फिर मिलेंगे किसी और विषय पर और ये बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। धन्यवाद। ज़रूर, ज़रूर। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। नमस्कार।